नमस्ते। मेरा नाम है प्रवीण गोस्वामी। मैं डायरेक्ट हेल्प अगेंस्ट रिपल्शन एंड एट्रोसिटीज सोसाइटी की ओर से अध्यक्ष आपके साथ लैंगिक शिक्षा, सुरक्षा, जागरूकता विषय पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपके लिए विशेषकर जो दृष्टिहीनता के कारण अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव, कई सारे बदलाव और आसपास के वातावरण को महसूस कर रहे हैं। अपने ज़िंदगी के अंदर आप कई सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। इसके अंदर वर्तमान समय में कई सारे ऐसे गंभीर अपराध, घटनाएं, समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए मैंने आपके लिए लैंगिक शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता विषय पर यह ऑडियो तैयार किया है। दोस्तों, हम अपने आसपास देख नहीं सकते। हम चीज़ों को स्पर्श करके समझते हैं। स्पर्श हमारा समझने का एक जरिया है, जिससे हम चीज़ों की, अपने आसपास उपस्थित लोगों की छवि अपने मन मस्तिष्क में उतार पाते हैं। और ये एक तरीके की हमारी आँख कही जा सकती है कि हम छू कर के इमेज क्रिएट करते हैं। किसी चीज़ की संरचना, उसकी स्थिति, उसके भाव अपने मन मस्तिष्क में बनाते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए हमें लैंगिक शिक्षा, जिसको बोलते हैं सेक्स एजुकेशन, इसको समझना और सीखना ज़रूरी है। NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने 2 साल का जो डेटा जारी किया है, उसके अनुसार राजस्थान भारत के 28 राज्यों में से पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लैंगिक अपराध हुए हैं। यह एक गंभीर स्थिति है हमारे साथ। जो लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके साथ तो हो ही रहा है। दुख का विषय है, या हम लोगों के साथ भी हो रहा है, हम देख नहीं सकते। इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि लैंगिक शिक्षा से हम किस प्रकार जागरूक होकर के संभावित होने वाले अपराध से बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। लैंगिक शिक्षा, सुरक्षा, जागरूकता। लैंगिक शिक्षा, जिसको सेक्स एजुकेशन बोला जाता है, उसके अंदर सेक्स क्या है? सबसे ज़्यादा लोग वाग हमारे आसपास गूगल पर, जो कि फ़ोन में उपयोग में लिया जाने वाला एक सर्च इंजन है, उसके ऊपर जाकर के सर्च करते हैं सेक्स क्या है। समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ है क्या। बचपन से हम यह शब्द बोलने में डरते हैं, झिझकते हैं। कक्षाओं में जब ये विषय पे पढ़ाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर, छुपा कर पढ़ाया जाता है और बोला जाता है। जब लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती तो वो भ्रमित जानकारी का शिकार होते हैं, आसपास की सुनी हुई गलत बातों पे विश्वास करते हैं। इसलिए समझना ज़रूरी है कि वाकई में सही तरीके से सेक्स है क्या। जिस प्रकार दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान, यह हमारी सामान्य ज़िंदगी का हिस्सा होता है, उसी प्रकार यह
जो सेक्स है ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है। जैसे सर्दियों में हमारे को गर्मी की आवश्यकता होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गरम गरम खाना खाते हैं, गर्म जगहों पर रहते हैं। सर्दी निकल जाने के बाद गर्मी आती है तो हमें ठंडक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार शरीर की और इस मनोविज्ञान जो हमारा मन है और जो मस्तिष्क है, हमारा जो शरीर है, इसकी भी एक आवश्यकता होती है, इसकी एक भूख होती है जो कि होती है सेक्स। ठीक है। सेक्स एजुकेशन एक विषय बन गया है जो हमारी जागरूकता को बताता है, हमारे को होने वाले अपराध आदि से जागरूक करता है, जिम्मेदारियां बताता है। जिम्मेदारी किस चीज़ की कि यदि हम सेक्स से संबंधित जानकारी ले रहे हैं, सेक्स से संबंधित क्रियाएं कर रहे हैं, सेक्स से संबंधित रिश्ते बना रहे हैं, सेक्स से संबंधित भावनाओं में जा रहे हैं, तो उसमें क्या जिम्मेदारियां निभानी ज़रूरी है, क्या जागरूकताएं होनी ज़रूरी है, इसमें किस प्रकार की सही उम्र होनी चाहिए और क्या गलत उम्र होनी चाहिए, इसके अंदर किस प्रकार का अनुशासन अपनाया जाना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या गलत जानकारियाँ हमारे बीच में फैली हुई हैं, इस सभी की जानकारी हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? सेक्स एजुकेशन से। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? जैसा कि मैंने आपको ऑडियो शुरू होते ही बताया था कि इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हमारे साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हर किसी के साथ कई प्रकार के गंभीर अपराध हो रहे हैं। दोस्तों, ना कि सिर्फ अपराध, कई लोगों की मृत्यु हो रही है, कई लोगों को बुरी तरीके से मार दिया जाता है। इसलिए यह अपराध ना हो, लोग जागरूक बने, मानसिकता उनकी सुधरे और हमारा भी बचाव हो, इसलिए इसकी आवश्यकता है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि जिस प्रकार हम सभी के मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, यह प्रश्न हमारे शारीरिक बदलाव, भावना से संबंधित होते हैं। हमारे अंदर हो रहे बदलाव, हमारी आवाज़ पतली हो रही है, हमारी आवाज़ मोटी हो रही है, हमारे शरीर पर बाल आ रहे हैं, हमारे शरीर के ऊपर स्तनों का विकास हो रहा है, बच्चों के कई प्रकार के शारीरिक बदलाव आते हैं। ये जो बदलाव जब आने लगते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर शारीरिक और मानसिक जो बदलाव आते हैं, उससे उनके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये मेरे साथ ही होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ हो रही है? कुछ लोग बीमारी समझ लेते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को गलत समझ करके डरने लग जाते हैं, कुछ लोग पता नहीं पाते, कुछ लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। जब बच्चियों को पीरियड्स आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है। आसपास के बच्चों को पता नहीं होता है कि इसके पीरियड्स आ रहे हैं, वो उसको ब्लीडिंग होते हुए देख करके मजाक बनाने लग जाते हैं। कई लोग तो पीरियड्स को अब एक तरीके से बोल सकते हैं बीमारी भी समझ लेते हैं। कई सारे बच्चों को मास्टरबेशन की शिकायत लग जाती है। नाइटफॉल जब बच्चों को होता है, उनका सोते समय वीर्य स्खलित हो जाता है, तो वो समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। कई सारी अफवाहें हैं जो हमारे आसपास जब फैली होती हैं तो हमारे को गलत चीज़ें बताई जाती है। तो ये जो सवाल है, इतने सारे जो सवाल है, सेक्स क्या है, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या करते हैं लोग वाग इसके अंदर, किन के बीच होना चाहिए, लोग इन सारे सवालों के जवाब कहाँ से ढूंढते हैं? नहीं,
जो आप सोच रहे हैं। लोग इस तरीके के सवालों का जवाब अपने आसपास, दोस्तों से, आसपास उन लोगों से पूछते हैं जो उनको बड़ी सहजता से हंसी मजाक में बताते हैं। उससे उनको डर नहीं होना चाहिए। अगर डराता है कोई व्यक्ति तो वो उससे सवाल का जवाब नहीं पूछते। और सबसे ज़्यादा हम किससे डरते हैं पूछने में? अपने बड़े भाई बहन, पापा मम्मी, अध्यापक, इनसे कभी नहीं पूछते हम किससे पूछते हैं? अपने दोस्तों से या आसपास ऐसा व्यक्ति तलाश करते हैं जो हमारे को इन चीज़ों के सवाल आसानी से बता दे, इनके जवाब आसानी से बताते हैं। और आजकल तो फ़ोन हाथ में, हम लोग क्या है, हर चीज़ नेट पे तलाश करने लग गए हैं। जब हम नेट पे तलाश करते हैं तो हमारे को नेट पे कई सारी गलत जानकारी मिलती है दोस्तों। हाँ, ये सच बोल रहा हूँ मैं कि नेट पे भी हर जानकारी सही नहीं है। नेट पे लैंगिक विषय से संबंधित कई सारी गलत जानकारियाँ दी गई हैं जो कि आपको भ्रमित करती हैं। और नेट पे जो देने जानकारी देने वाले लोग हैं वो हमारे ही आसपास जैसे लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए ही तो आपको जागरूक करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सही क्या है, हम यहाँ पे आपको ऑडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो जब आप अपने आसपास या नेट पर इस तरीके की जानकारी तलाशने जाते हैं, यूट्यूब पर, गूगल पर, अपने आसपास दोस्तों से या आसपास किसी ऐसे व्यक्ति से आपको आसानी से पता है, वो आपको गलत जानकारी बता देता है। अक्सर लोग के साथ ऐसा होता है। और जब हम गलत जानकारी पा लेते हैं तो हम क्या होते हैं? लोडेड, भर गए बुरी तरीके से। जैसे किसी डब्बे को हम हद से ज़्यादा भर देते हैं तो वो क्या होता है? लोडेड। हमारा दिमाग गलत जानकारियों से, गलत चीज़ों से भर जाता है। इस दिमाग के अंदर, इस मन के अंदर ढेर सारा गलत ज्ञान भर गया, गलत जानकारियाँ भर गईं। अब क्या होता है? इन चीज़ों की वजह से, गलत जानकारियों की वजह से क्या हो गए हम? भ्रमित। किस तरीके से? इस तरीके से कि जो चीज़ें हम जानने गए थे उन चीज़ों का सही सवाल, सही जवाब हमें कुछ नहीं मिला, ना दोस्तों से, ना नेट से, ना इंटरनेट से, ना आसपास उस व्यक्ति से जिसके पास गए थे, उसने हमारे को और चीज़ें गलत बता दी। सेक्स क्या है, शादी क्या है, सही स्त्री और पुरुष का प्रजनन तंत्र, पापा मम्मी साथ क्यों रहते हैं, भैया भाभी के रिश्ते, देवर भाभी के रिश्ते, शादी के बाद बच्चे होना अच्छी बात है कि गलत बात है, हार्मोन के प्रभाव, प्रजनन की तीव्र इच्छा होने लग जाती है, क्यों होती है पता ही नहीं पड़ा, शारीरिक बदलाव को लेकर शर्मिंदगी, असहजता महसूस होना, ये ऐसे सवाल। मास्टरबेशन क्या है? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने चाहिए? क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यौन संबंध बनाते हैं? लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है? सोचिए, जो बातें मैंने आपको बोली, क्या इनमें से एक भी बात का आपको सही जवाब पता है दोस्तों? जब आप सेक्स से रिलेटेड टॉपिक पर चीज़ें इंटरनेट पे या आसपास अपने दोस्तों से, अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास इसका जवाब तलाशने जाते हैं तो लोग वाग आपको इस तरीके के सवालों से भर डालते हैं और जवाब नहीं होता हमारे पास। सेक्स क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, सेक्स शारीरिक और मानसिक क्रिया है। शादी क्या है?
शादी दो व्यक्तियों का जिम्मेदारी भरा अनुशासन के अंदर रहकर अपने रीति रिवाज संस्कृति को पूरा करते हुए सही उम्र के अंदर बनाया गया एक सामाजिक रिश्ता होता है दोस्तों, शादी। पापा मम्मी साथ क्यों रहते हैं? कई सारे बच्चे अपने पापा मम्मी से इस तरीके का सवाल पूछते हैं या वो सवाल का जवाब तलाश करते हैं, पापा मम्मी साथ क्यों रहते हैं? पापा मम्मी ने अपनी सही उम्र के चुनाव में सही अनुशासन के साथ पूरी सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन करते हुए शादी करी। उनकी अब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मानसिक जरूरत को पूरा करने के लिए जो क्रिया है सेक्स, जो उनका रिश्ता है फीलिंग, उसको आपस में साझा करने के लिए वो दोनों साथ रहते हैं। उनके आपस में जो संबंध है वो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो दोनों साथ रहते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्तों, समाज में हमारे बीच कई सारी गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं। यदि आपसे कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के विषय पे बात करता है तो आपको क्या बताया जाता है? यह ऐसा रिश्ता होता है कि जिसके अंदर दोस्ती से कुछ ज़्यादा होता है ना, यही बोला जाता है। लेकिन दोस्ती से कुछ ज़्यादा क्या होता है? आप अपने एक दोस्त के साथ क्या करते हैं? अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, आप उसके साथ पढ़ाई शेयर करते हैं, आप उसके साथ घूमने जाते हैं, आप उससे गले मिलते हैं, आप उसके सामने रो भी लेते हैं, आपके सामने हंस भी लेते हैं, वो आपको हंसा भी लेता है, रुला भी लेता है, रुला लेती है, हंसा लेती है। जो भी आप अपने भाई बहन के साथ कर लेते हैं वो एक दोस्त के साथ कर लेते हैं। दिक्कत जब आती है जब आपको ये बात बोल दी जाती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यौन संबंध बनाते हैं। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि यौन संबंध बनाना, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सही उम्र का चुनाव किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हैं तो आप यौन संबंध कैसे बना सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे देखिए, स्कूल के अंदर 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं 12वीं कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे यौन संबंध बना रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। क्या उम्र होती है 7वीं 5वीं क्लास के बच्चे की और कॉलेज तक पढ़ने वाले बच्चे की? 8 5 10 साल 12 साल से लेकर के 21-22 साल। दोस्तों 8 से लेकर के 21 साल तक की उम्र तक तो आपका शरीर पूरी तरीके से वर्तमान की परिस्थितियों में परिपक्व भी नहीं हो पा रहा है। आप चिकित्सालय में जा कर के देखिए, जहाँ पे बच्चों का जन्म हो रहा है वहाँ पे आप ऐसी कई माताओं को देख लेंगे जिनकी उम्र 21 साल है, किसी की 18 साल है, किसी की 24 साल है। एक बच्चे को जन्म देते ही वो आईसीयू में भर्ती हो जाती है। आईसीयू ये एक इमरजेंसी क्रिटिकल यूनिट होती है जिसमें मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद देखभाल के लिए उपचार के लिए भर्ती किया जाता है। सोचिए 24-25 साल की महिलाएं एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं। 21-18 साल की महिलाएं जब यौन संबंध बना रही हैं तो उनको कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। पुरुषों को भी गंभीर बीमारी हो रही है, HIV हो रहा है, यौन संचारित रोग हो रहे हैं, उनके आंतरिक शरीर के भागों में घाव हो रहे हैं, शरीर उनका विकसित नहीं हो पा रहा है, हार्मोन उनके
उतार चढ़ाव के भारी बदलावों से गुजरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान स्थितियाँ ऐसी नहीं रही हैं कि हम सही उम्र में आए बिना यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हमारे को इसके कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इसीलिए ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें हैं, इसके अंदर लोग वाकई गलत चीज़ें फैला रहे हैं कि आप यौन संबंध बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप इस चीज़ को ऐसा समझें कि आप एक दोस्त बना रहे हैं और दोस्त बना करके आप अपनी भावनाओं को साझा कर रहे हैं। यदि आप सही उम्र में आकर, सही स्थिति में आकर, सही जिम्मेदारी अनुशासन को सीख करके, पूरे रीति रिवाज को निभा करके समाज के अंदर शादी करते हैं और फिर आप अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए सेक्स करते हैं, जिसको यौन संबंध बोला जाता है, तो यह सही है। लेकिन यदि आप बिना सही उम्र में आए, बिना सावधानियां बरते, बिना आप अनुशासन बरते हुए यदि यौन संबंध बनाते हैं तो आप कई तरीके के गंभीर परिणाम भुगतेंगे। बीमारियां हो जाएंगी, हो सकता है महिला गर्भवती हो जाए, हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को रोग हो जाए, जो यौन संचारित रोग होते हैं। इसलिए आप इन भ्रमित जानकारियों के अंदर ना आए। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा ही है दोस्तों। बस इसके अंदर अंतर यह रह जाता है कि जैसे वर्तमान में हमारे पापा मम्मी ने शादी करके हमें जन्म दिया, वो एक रीति रिवाज को पूरा करके समाज के अंदर हमारे को लेकर के आए थे। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरी ज़िंदगी साथ में रहते हैं, वह शादी नहीं करते, पर वो बच्चे को जन्म देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। यह होता है लिव इन रिलेशनशिप का मतलब। अब बात आती है कि लिव इन रिलेशनशिप या शादी, इसके बाद क्या बच्चे होने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादी कर लेते हैं या आप लिव इन रिलेशनशिप में जी रहे हैं सही उम्र, सही अनुशासन, सही जानकारी के साथ, तो आप भारत के नियम अनुसार 2 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने लायक आपकी सही उम्र होनी चाहिए, आप जागरूक होने चाहिए, आप उसकी जिम्मेदारी वहन करने लायक, कमाने लायक बनने चाहिए, तो ही आप उस बच्चे को जन्म दें तो बेहतर होगा। नहीं तो आप सोचिए, आप उस बच्चे को जन्म देकर क्या भीख मंगवाएंगे? क्या आप उस बच्चे को रोड पे फेंक के जाएंगे? जो वर्तमान में कई बच्चों के साथ हो रहा है, उनको रोड पे भीख मंगवाई जा रही है, उनको रोड पे फेंक दिया जाता है, लावारिस ज़िंदगी जीते हैं। अपने बच्चे को क्या आप ऐसा काम करवाना चाहेंगे? इसलिए हमारे पूर्वजों ने शादी शब्द बनाया था, जिससे जिम्मेदारी में रहें लोग, अनुशासन में रहें, जागरूकता सही रहे। वो डर रहे समाज का कि बच्चे जन्म दिया है तो उसको पालना भी पड़े, उसकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़े, उसके भविष्य के बारे में सोचा जाए। लेकिन जो लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, अंग्रेज कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप अपना रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं और फिर उन लोगों के बस से बच्चे रोड पर फेंक करके हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ये गलत है दोस्तों। आइए चलते हैं एक और सवाल के ऊपर, हार्मोन के प्रभाव। ये हार्मोन क्या है? पहले तो मैं आपको बहुत सामान्य भाषा में समझाऊं कि जो हमारा शरीर है, इसके अंदर हर एक क्रिया को करने के लिए हमारे को कुदरत ने शरीर में एक केमिकल बनाया है, जिसको बोलते हैं हार्मोन। ये जो हार्मोन होते हैं, ये
अलग अलग क्रिया के अलग अलग भावना के अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं हंसूंगा तो मेरे हंसने का हार्मोन अलग उत्सर्जित होगा। उत्सर्जित मतलब निकलना। कहाँ से निकलते हैं? निकलने का मतलब है कि जैसे कि हम कोई अच्छी चीज़ खाते हैं तो हमारी जीभ के अंदर लार आती है ना, अच्छी महक सूंघते हैं तो हमारे को अच्छा महसूस होता है ना। ऐसे ही जब हमारा शरीर किसी चीज़ का बदलाव या किसी चीज़ को देखता है, समझता है, तो वो अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। तो वो हार्मोन से कंट्रोल होता है, ठीक है। और वो जो हार्मोन होते हैं वो कभी ज़्यादा भी निकलते हैं, कभी कम भी निकलते हैं, कभी सामान्य स्तर पे भी निकलते हैं। जब वो सामान्य स्तर पे होती है कोई भी चीज़ तो क्या होती है? सुरक्षित। लेकिन जब वो कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है तब वो दोनों ही स्थिति में क्या होती है? गंभीर। ये जो हार्मोन के प्रभाव है, हम जब बड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी अवस्था से बड़े होते जाते हैं। जैसे आप पहले 5 साल के थे, फिर 10 साल के हुए, फिर 12 साल के, आगे जाके 16 के, फिर 20, फिर 21, 25। तो आप अपनी अवस्था से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बड़े। हम रोजाना ही बड़े होते हैं, हर घंटे बड़े हो रहे हैं, हर सेकंड बड़े हो रहे हैं। सोचिए अब क्या हो रहा है? हमारे शरीर के विकास के साथ साथ हमारे हार्मोन भी विकसित होते हैं। अलग अलग उम्र के अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो अलग अलग उम्र के अलग अलग हार्मोन के होने की वजह से उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बच्चियां होती हैं, उनके 8-9 साल के अंदर शरीर के अंदर अब बदलाव दिखने लग गए हैं। तो उनके टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इस तरीके के हार्मोन में बदलाव आने लग जाते हैं। अचानक से जल्दी बढ़ने के लिए हार्मोन ज़्यादा उनके स्रावित होते हैं शरीर के अंदर। लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन, इस तरीके के हार्मोन ज़्यादा स्रावित होते हैं। बचपन में 8-9-10 साल की उम्र के पहले यह हार्मोन कम स्रावित होते थे। अब ये जब ज़्यादा स्रावित हुए 10-11 साल की उम्र में, तो शरीर में अचानक से क्या दिखे? बदलाव, है ना। अब जब वो हार्मोन के बदलाव आएंगे तो हमारे शरीर बदलाव शो करेगा। शरीर पे अलग अलग बदलाव दिखेंगे। आवाज़ पतली होगी, किसी के दाढ़ी आएगी, किसी के मूछें आएंगी, किसी की आवाज़ पतली होगी, किसी की आवाज़ मोटी होगी, किसी की हाइट बढ़ेगी, किसी की लंबाई बढ़ेगी, किसी की मोटाई बढ़ेगी, कोई पतला होगा, है ना। तो इस तरीके के हार्मोन के प्रभाव दिखेंगे। और ये हार्मोन के प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे मन मस्तिष्क को दोस्तों। यदि यह हार्मोन सामान्य से ज़्यादा स्रावित हो रहे हैं तो ये शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे मन मस्तिष्क को भी, हमारी विचारशीलता को भी, हमारी सोचने समझने और स्मरण शक्ति तक को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। कम स्रावित होंगे तब भी यही प्रभाव होगा। जब हम सेक्स इस तरीके की क्रियाओं से गुजरते हैं तो ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं हार्मोन। और ये चरम सीमा पे पहुंचते हैं या हम सेक्स से संबंधित बातें जब सुनते देखते हैं तो इस तरीके की बात पर हमारा ध्यान जल्दी से जाता है ना। और हम उस चीज़ को देखते देखते एक्साइटेड हो जाते हैं। वो क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं? या कोई हमें छूता है, हमारे, अभी मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा ऑडियो के अंदर कि जब कोई हमारे को शरीर पे छूता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ हमारे शरीर के अंग होते हैं जिसको छूते हम एक्साइटेड हो जाते हैं। उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना एक ही होता है। तो वो हमारे साथ होता है। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि वो हार्मोन का प्रभाव है। कई सारे लोग तो मजाक में भी बोलते हैं कि ये सब हार्मोन का प्रभाव है ना। जैसे कि आप कभी भ्रमित हो रहे हो तो बोल देंगे आपके ऊपर हार्मोन का प्रभाव हो रहा है। तो वो हार्मोन का जो प्रभाव है वो इसलिए बोला जाता है कि हमारे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। और इन्हीं प्रभाव की वजह से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, हमारी अलग अलग भावनाएं होती हैं, कभी कभी हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं और हमारी अलग अलग इच्छा उत्पन्न होती हैं। कभी दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं,
कभी सामान्य महसूस करते हैं, कभी उदासी महसूस करते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? कई बार हार्मोन की वजह से भी होता है। स्त्री और पुरुष का प्रजनन तंत्र, देखो दोस्तों, ये समझने लायक बात है। यदि हमारे सामने कोई स्त्री खड़ी है तो उसका प्रजनन तंत्र क्या है? ठीक है, ये हमारे को बहुत अच्छे से समझना है। इसके अंदर बहुत कुदरत की सुंदर रचना छुपी हुई है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक स्त्री जिसको भगवान ने धरती पर बनाया है दोस्तों, इसके अंदर कुदरत ने एक अपूर्ण क्षमता विकसित करी है जो हमारे समान ही एक मानव को जन्म देने की क्षमता रखती है। ये पूरी क्षमता उसके शरीर के अंदर छुपी हुई है, उसके प्रजनन तंत्र के अंदर। उसके शरीर का ऊपरी भाग जिसको हम बोलते हैं स्तन, और शरीर का कमर का निचला भाग जिसको बोला जाता है वेजाइना या योनि, ये दोनों ही एक स्त्री के प्रजनन तंत्र के हिस्सा होते हैं। प्रजनन तंत्र के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है जब उसके अंदर किसी पुरुष का वीर्य स्थापित होता है। वीर्य पुरुष के प्रजनन तंत्र जो कि लिंग या पेनिस होता है उससे स्खलित होता है। इसलिए स्त्री का शरीर एक बहुत सुंदर रचना है जो कि अपने आप में एक वरदान है। ये तो हुआ स्त्री और उसका प्रजनन तंत्र। अब आइए समझते हैं पुरुष का प्रजनन तंत्र। दोस्तों, एक पुरुष के संपूर्ण शरीर में प्रजनन का अंग केवल उसके कमर के निचले भाग में उसका लिंग जिसको पेनिस बोला जाता है वह होता है। कुदरत ने इसको भी एक अपूर्ण क्षमता प्रदान करी है कि यह संपूर्ण जीवन तक अपने अंदर बनाए गए शुक्राणु जिसको स्पर्म बोलते हैं उसके द्वारा संतति का बीज एक स्त्री के गर्भ में बो करके एक संपूर्ण पौधा जो कि एक नन्हा सा बच्चा होता है उसको जन्म देने की क्षमता रखता है। यह हुआ पुरुष का प्रजनन तंत्र। दोस्तों, यह प्रजनन तंत्र लिंग, योनि और ब्रेस्ट, सिर्फ यह 3 विषय ऐसे हैं जो कि हम पुरुष और स्त्री को आपस में अलग बनाते हैं, सिर्फ बाह्य रूप से। अंदर से एक स्त्री और पुरुष दोनों ही इंसान होते हैं। हम आपस में एक दूसरे से सिर्फ शारीरिक रूपों पर, बनावट के आधार पर अलग होते हैं, पर हमारा मन और हमारा मस्तिष्क, हमारी भावनाएं, हमारी सोच एक जैसी होती हैं। हमें दर्द भी एक जैसा होता है, हमें भूख भी एक जैसी लगती है, हमें प्यास भी एक जैसी लगती है, हम रोते भी एक जैसे हैं, हम हंसते भी एक जैसे हैं, कुछ अलग नहीं होता। लेकिन इस सवाल को, इस ब्रेस्ट जिसको बोला जाता है स्तन, योनि जिसको बोला जाता है वेजाइना, लिंग जिसको बोला जाता है पेनिस, इन 3 चीज़ों को इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर समाज के गंदे लोगों ने एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना दिया है। सोचिए, इस प्रकृति की इतनी सुंदर रचना को
जो कि एक मानव को जन्म देने के लिए बनाई है प्रकृति ने, उसके ऊपर कई सारी गंदी चीज़ें इंटरनेट पे हमारे आसपास लोग बातों में परोसते हैं। और लोग उसको जानने समझने के लिए इसलिए पीछे भागते हैं क्योंकि उनको भी अधूरा ज्ञान है। उनको पता ही नहीं है कि यह क्या होता है। अगर आप इसको इस तरीके से समझते हैं जैसा कि मैंने आपको भी बताया, तो आपको इसके अंदर फिर वो गंदगी नज़र नहीं आएगी, वो दुर्भावनाएं आपके मन में पैदा नहीं होंगी जो एक पॉर्न फिल्म, एक गंदा मैसेज, एक एडल्ट मैसेज, एक गंदे संदेश पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्मोन को इम्बैलेंस यानी असंतुलित कर देते हैं। अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो वास्तविक सेक्स एजुकेशन है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। शारीरिक बदलाव को लेकर किशोरियों को समाज में शर्मिंदगियां या असहज महसूस होना। जब कोई बच्ची छोटी होती है 5-7 साल की, तो वो सभी के साथ खेलती है ना। पापा के साथ, मम्मी के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ, घर के बड़े बड़े छोटे सभी के हाथों से वो खेलती है। लेकिन 10, 11, 12 साल की जैसे होने लगती है, उसके शरीर में वैज्ञानिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बदलाव आना शुरू होते हैं, क्योंकि हार्मोन उम्र के साथ साथ अलग अलग स्त्रावित होते हैं शरीर में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अब जब वो हार्मोन स्त्रावित होते हैं तो उन हार्मोनों के प्रभाव के कारण उसके स्तनों का विकास होता है, जो कि एक माँ बनने के लिए ज़रूरी है। उसके गर्भाशय के अंदर अंडाणुओं का विकास होता है, जिससे उसको पीरियड्स आते हैं। उसका गर्भ का विकास होना शुरू होता है। वो एक बच्ची से अब धीरे धीरे एक बड़ी लड़की बनने के दौर में प्रवेश करती है। तो जैसे ही उसके शरीर के ऊपर स्तनों का विकास होता है और जैसे ही उसको पीरियड्स आना शुरू होते हैं, तो समाज में कई सारे गंदे लोग जो उसको खिला रहे होते हैं अपने हाथों से, उनका स्पर्श करने का तरीका, उनका छूने का तरीका, उनका देखने का तरीका, उनका बातें करने का तरीका, उनकी बातें, उनकी भावनाएं आपके लिए बदल जाती हैं। हाँ दोस्तों, ये सच है। जिन लोगों को आप इतना सम्मान्य नहीं मान रहे थे, उनसे आप इतना प्यार कर रहे थे, अचानक से वो आपके लिए बदल जाते हैं। कई बार मोहल्ले के बच्चे जो आपके साथ खेल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे उम्र में बड़े हो रहे होते हैं। उनका देखने का तरीका बदल जाता है आपको। मैंने देखा एक मोहल्ले के अंदर कि एक लड़की जो 10वीं क्लास की थी, वो सामान्य बच्चों के साथ खेल रही थी, क्योंकि बच्ची अपने उम्र के बदलावों के दौर से गुजर रही थी, तो उसके शरीर का विकास हो रहा था। उसने टी शर्ट पहन रखी थी जो कि गले से गोल आकृति की कटी हुई थी, राउंड नेक टी शर्ट जिसे बोलते हैं। उसने ऐसी टी शर्ट पहन रखी थी, क्योंकि गला उसने इतना थोड़ा ढीला पहन रखा था कि जैसे ही वो झुक रही थी तो उसके शरीर पे जो ब्रेस्ट विकसित हो रहे थे वो दिख रहे थे। बच्ची को नहीं पता था कि ये जो मेरे शरीर के अंग हैं, इसको देखकर भी कोई व्यक्ति गलत भावना या मेरे को गलत तरीके से देख सकता है। उसके मन में मेरे लिए गलत इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। बच्ची नहीं समझती। मैंने देखा वो बच्ची दीवार पे बैठी हुई थी, लेकिन आसपास के जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे, वो उसकी टी शर्ट में से उसको झांक रहे थे ऊपर खड़े होकर के, क्योंकि उससे लंबाई में ज़्यादा थे। बच्ची को तो पता भी नहीं था। मैंने जब ये स्थिति देखी, बच्ची को मैंने बुला करके समझाया। ना तो बच्चों के देखने वाले जो बच्चे थे उनकी नज़र का दोष था, ना उस बच्ची का दोष था, क्योंकि बच्चे वापस में बड़े हो रहे हैं, वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं यह क्या हो रहा है आसपास। यही तो सवाल होता है मन में। इसलिए दोस्तों कि ये जो हम बड़े होते हैं ना, लड़के लड़कियां, जब हम उम्र में 8वीं 10वीं
इस तरीके की 8-10 साल 12 साल की उम्र में जब आने लग जाते हैं तो हमारा शरीर बदलाव दिखाने लगता है। तब हमें हमारी आवाज़, हमारे व्यवहार, हमारा शरीर, हमारे अंग, इसके अंदर बदलाव दिखते हैं। और ये बदलाव भी होना ज़रूरी है क्योंकि इसका संकेत होता है कि हम बड़े हो रहे हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, बड़ा होना अच्छी बात है ना। लेकिन इन बदलावों को लेकर के गलत क्या होता है कि हमारे को गलत तरीके से छू लिया जाता है, गलत तरीके से देखा जाता है, गलत बातें बोली जाती हैं, गलत तरीके से हमारे उपयोग किए जाते हैं। ये गलत है। कई बार किसी लड़की के चेहरे पे मूछें आ जाती हैं हार्मोन के प्रभाव के से, तो उसको गलत तरीके से मजाक बनाया जाता है। किसी लड़की की आवाज़ भारी हो जाती है तो उसका भी मजाक बनाया जाता है। किसी लड़की के पहली बार जब पीरियड्स आते हैं उसका भी क्लास में मजाक बनाया जाता है, आसपास लोग उसका मजाक बनाते हैं। किसी बच्ची को कम उम्र की होने की वजह से कपड़ों का ध्यान नहीं रहता तो आसपास के लोग उसके शरीर को देखते रहते हैं। यह भी गलत है। कोई लड़का है वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, हार्मोन के प्रभाव की वजह से उसका शरीर उत्तेजित होता है, उसका लिंग उत्तेजित होता है, उसको पता नहीं होता, उसको ध्यान नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ जब ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले, यदि आपका छोटा भाई बहन है या आप ही स्वयं मेरी यह ऑडियो सुन रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने व्यवहार में थोड़े से परिवर्तन ले आइए। क्या परिवर्तन लाने हैं? आप अपने कपड़ों पर विशेषकर ध्यान दें। अगर आप बड़ी होने वाली एक लड़की हैं तो आप कपड़े ऐसे पहनिए कि आपका जो गला है वह गला आपका आपकी उंगली से, आपकी 2 उंगलियां आप अपने गले में डालिए, जो आपकी कॉलर है उसके अंदर, उससे ज़्यादा ढीला होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके की टी शर्ट पहनिए कि जैसे आप झुकें तो 2 उंगली से ज़्यादा नीचे ही न जाए गले से, तो कोई आपके गले से अंदर आपके झुकने पर झांक नहीं पाएगा। यदि आप झुकती हैं, आपने कुर्ता पहन रखा है, आपने साड़ी पहन रखी है, आपने ब्लाउज पहन रखा है, तो झुकने से पहले या कहीं बैठने से पहले आप अपने गले के ऊपरी हिस्से पे हाथ रख के झुकिए। अपने गले के ऊपरी हिस्से पर हाथ रख के झुकिए। यदि आपने कोई ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जिससे आपका गला बहुत नीचे तक दिख रहा है, आपके शरीर पर उपस्थित जो स्तन है वो दिखने की संभावना है, तो शरीर पर दुपट्टा या चुन्नी डालिए जिससे आपके शरीर का ऊपरी भाग किसी को ना दिखे। आप कपड़े इस प्रकार के पहनिए कि आपका शरीर उसके अंदर से बाहर झांकता हुआ नहीं दिखना चाहिए। यदि आप ऐसे पारदर्शी कपड़े पहन रही हैं जिससे आपका शरीर अंदर से बाहर दिख रहा है या आपके शरीर की बनावट दिख रही है, तो यह हमारे भारतीय समाज के अंदर असभ्य भी माना जाता है। दूसरी बात, यह दिखना लोगों को उत्तेजित करता है। उत्तेजना उनकी सेक्स के प्रति होती है, इसलिए हमें हमारे इस जो सहायक प्रजनन अंग हमारे स्तन होते हैं, इनको हमारे को इस तरीके से सहेजना और कपड़े पहनकर ढकना चाहिए कि यह ना दिखें। अब बात आती है आपके बैठने, चलने, आपके व्यवहार की। यदि आप बड़ी हो रही हैं तो आप लोगों से दूरी बनाने की थोड़ी कोशिश करें। लोगों को आप अपने शरीर को छूने की अनुमति देने से बचाएं। यदि कोई पुरुष आपकी शरीर को छूता है तो आप उससे
दूरी बनाए, उसको मना करें। आप लोगों से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करने की आदत डालें। यदि आप एक महिला होकर हर किसी उम्र के व्यक्ति से हाथ मिलाती हैं तो यह संस्कारी रूप का भी एक सही मापदंड नहीं है। आप किसी से भी हाथ ना मिलाएं। आवश्यक हो तो ही अपने अधिक नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार से जिसे आप जानती हैं तब ही हाथ मिलाएं, अन्यथा हाथ मिलाने से बचें। नमस्ते करें। आप चलने से पहले अपने कपड़ों की व्यवस्था को जरूर परख लें। ये तो थी एक सामान्य स्त्री को अपनाई जाने वाली जानकारी। अब एक लड़के को या एक पुरुष को क्या ज़रूरी बातें अपनानी चाहिए जब वो बड़ा हो रहा होता है। जब आप एक लड़के की तरह बड़े हो रहे हैं तो आप यह समझना ज़रूर चालू करें कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मुझे अच्छे कामों में अपना समय लगाना है। स्वस्थ दिनचर्या अपना लें। हो सके तो आप योगा करें, वॉक अपनाएं। आपका शरीर भी यदि उत्तेजित हो रहा है या आपका लिंग उत्तेजित हो रहा है तो आप अपने कपड़े इस प्रकार के पहने कि वह उत्तेजना होते समय बाहर दिखने वाले व्यक्ति को गलत तरीके से ना दिखे। आप अधिक तने हुए ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो उत्तेजित हुआ लिंग उसमें स्पष्ट दिखने लगता है, जिससे कि आसपास आपका गलत संदेश जाता है। न चाहते हुए भी लोग आपको गलत समझ लेते हैं। यदि आप ढीले कपड़े पहन लेंगे तो आपकी इस उत्तेजना का हर किसी को पता नहीं लगेगा। आप अंडर गारमेंट्स जिसे अंतवस्त्र बोलते हैं, इनरवियर, अंडरवियर और बनियान, इनका उपयोग जरूर करें। महिलाएं भी अपने इनरवियर जरूर पहनें। आप अपने कपड़ों को, इनरवियर को स्वयं धोने की आदत डालें और अपने कपड़ों को स्वयं सुखाएं और स्वयं ही लेकर के आएं। अपने इनरवियर किसी अन्य से उठवाना एक गलत व्यवहार का संकेत होता है। यह बदतमीजी के अंदर आता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो कपड़े सामने वाले से उठवा रहे हैं उसमें आपके अंतवस्त्र या इनरवियर नहीं होने चाहिए। आप किसी के शरीर पे हो रहे बदलावों को देख कर के मजाक ना बनाएं। यह एक नैतिक कार्य और एक अच्छे जीवन का संकेत होता है। आप स्त्रियों के प्रति सद्भावना, अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास करें। यह एक लड़के को अपनाया जाने वाला व्यवहार है जब वह बड़ा होता है। आइए दोस्तों समझते हैं मास्टरबेशन क्या होता है। हमें जब सवालों का जवाब पता नहीं था तो हम गूगल पे गए थे, हमने सेक्स के बारे में सर्च किया था और उसमें कई सवालों में सेक्स क्या है, लिव इन रिलेशनशिप क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, हार्मोन, बहुत सारी चीज़ों के बाद हमारे को मास्टरबेशन क्या होता है ये भी मिल जाता है। दोस्तों मास्टरबेशन एक सेक्स के तरह की जाने वाली क्रिया है, ठीक है। जो लड़का या लड़की अकेले रह करके अपने स्वयं के साथ ही किसी सेक्स टॉय या अपने हाथों से अपने शरीर के जनन अंग, लिंग या योनि को
स्पर्श करके बार बार उत्तेजित कर लेता है, उसको मास्टरबेशन बोला जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि सिर्फ पूरी धरती पे मानव ही, हम इंसान ही एक ऐसे जीव हैं जो मास्टरबेशन करना चाहते हैं। सवाल यह है, क्या मास्टरबेशन करना सही है या गलत? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मास्टरबेशन सेक्स की ही तरह की जाने वाली क्रिया है, बिल्कुल सेक्स जैसा ही अनुभव यह आपको देता है। तो जब सेक्स की बात चल रही है तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे को सही उम्र का चुनाव करना है ना, जो मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा, अनुशासन अपनाना है, जिम्मेदारी अपनानी है। अब मास्टरबेशन तो हम अपने स्वयं के साथ कर रहे हैं, तो इसमें भी कहाँ से अनुशासन आ गया, सही उम्र आ गई, जिम्मेदारी आ गई, पूछ सकते हैं आप। जी हाँ, देखिए, आप जिस प्रकार से सेक्स करने के लिए स्वयं के लिए जागरूक हो रहे हैं, स्वयं को बचाने के लिए जागरूक हो रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं आप, तो मास्टरबेशन तो आप स्वयं से कर रहे हैं ना। इसमें सही उम्र होना जरूरी है। यदि आप बिना सही उम्र में मास्टरबेशन करने लगेंगे तो आपके हार्मोन उत्तेजित होंगे, ज़्यादा उत्तेजित होंगे, बार बार होंगे, क्योंकि मास्टरबेशन के अंदर आपको किसी पार्टनर का सहयोग ही नहीं चाहिए, तो आप जब इच्छा पड़ेगी तब आप करने लग जाएंगे। इससे क्या हानि होगी? इससे यह हानि होगी कि एक तो आपका शरीर बार बार स्पर्म नहीं बना पाएगा। मैं पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ। आपका शरीर बार बार स्पर्म नहीं बना पाएगा। जितने समय में स्पर्म की संख्या पूर्ण होनी चाहिए, बहुत पूर्ण नहीं होने की वजह से शरीर में आपकी शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी। कई लड़कों को अत्यधिक मास्टरबेशन करने के कारण भी प्रजनन संबंधी समस्या हो जाती है। प्रजनन मतलब संतति उत्पन्न करना, मतलब बच्चे उत्पन्न करने की समस्या हो जाती है, उनको फिर आगे रह के बच्चे नहीं हो पाते। कई सारे लोग जब स्ट्रेस में आ जाते हैं, या अच्छे से खाना नहीं खाते, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, या अकेले रहते हैं, तो भी मास्टरबेशन का उपयोग करते हैं। ऐसा देखा गया है। भूखे रहने वाले, परेशान रहने वाले, थकान ज़्यादा महसूस करने वाले, और वह लोग भी अधिक से अधिक सेक्स करते हैं। इसलिए आप मास्टरबेशन करने का अगर आदी हो जाओगे तो आप अपने शरीर को दुर्बल कर लोगे, अनुशासन आपका हीन हो जाएगा। दोस्तों, अनुशासन क्या है सेक्स के अंदर और मास्टरबेशन के अंदर? कि आपको इसको नियमित समय पर ही किया जाना चाहिए, सही स्थान पर किया जाना चाहिए, सही स्थितियों में किया जाना चाहिए। यदि आप मास्टरबेशन किसी पब्लिक प्लेस में खड़े होकर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, ये कानूनी अपराध भी है भारत के अंदर। दूसरी बात, यह आपको गलत साबित करता है। ये एकांत में की जाने वाली क्रिया होती है। सेक्स भी एकांत में किया जाना चाहिए, न कि किसी पार्क में, न किसी झाड़ी के पीछे, न कहीं पे भी आप होटल में जा रहे हो। ये एकांत और सुरक्षित स्थान पे की जाने वाली निजी क्रियाओं के अंदर आती है। इसलिए इसके अंदर अनुशासन और सही उम्र मैंने आपको बताया है। क्या यह किया जाना शरीर के लिए स्वस्थ है? जी हाँ दोस्तों, शरीर के लिए जिस प्रकार से रोटी कपड़ा मकान, उसी प्रकार से सेक्स, और उसी प्रकार से अगर आपको पार्टनर नहीं मिलता है तो आप मास्टरबेशन का उपयोग कर रहे हैं, तो यह शरीर के लिए स्वस्थ है, लेकिन नियमितता के साथ, अनुशासन में रहकर। यदि आप इसको दुरुपयोग करेंगे, इसमें आप अनियमितता अपनाएंगे, हद से ज़्यादा ही करेंगे, तो यह आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक हानि पहुंचाएगा। ना कि सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को भी। लड़कियों को भी इंटरनेट पर इस तरीके की जानकारी दी जा रही है कि लड़कियां भी मास्टरबेशन करती हैं।
ये बात सही है कि लड़कियां भी मास्टरबेशन करती हैं, लेकिन लड़की को मास्टरबेशन करने के लिए भी यही सावधानियां अपनानी चाहिए जो एक लड़के के लिए मैंने बताई है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको सेक्स एजुकेशन के अंदर जो सवाल अभी तक लोग इंटरनेट पर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे थे, उससे संबंधित सवाल और आपको जवाब मैंने बताए। आइए चलते हैं आगे। जब हम ब्लाइंड कम्युनिटी या दृष्टिहीनता से जो लोग हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के सवाल का जवाब पता नहीं होता, तो समाज में, हमारे इंटरनेट पर, हमारे आसपास जो लोग हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं। यहीं से हमारी जागरूकता नहीं होने की वजह से ही हमारे साथ खिलवाड़ शुरू होता है। दोस्तों, खिलवाड़ किस तरीके का, यह समझना ज़रूरी है। इंटरनेट पे खिलवाड़ हो रहा है कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई, सेक्स क्या है, लिव इन रिलेशनशिप क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, शादी क्या है, हार्मोन प्रभाव क्या है, मास्टरबेशन क्या है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को लेके इंटरनेट पर गलत जानकारी दी जा रही है। और जब इंटरनेट पे आप इस तरीके की गलत जानकारी पे एक बार पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इससे संबंधित मैसेज, इससे संबंधित कहानियाँ, इससे संबंधित चुटकुले, इससे संबंधित खिलौने, इससे संबंधित आपको वीडियो, इससे संबंधित पिक्चर, हर चीज़ आपको मिल जाती है। पर वो सभी इस तरीके से बनाए हुए होते हैं कि वो सही जानकारी ही नहीं देते। मुझे आज तक नहीं मिला कोई सही जानकारी देने वाली चैनल, कोई सही जानकारी देने वाली वीडियो, कोई सही जानकारी देने वाली फ़ोटो नहीं मिला इंटरनेट पर। वो आपके द्वारा सर्च किए गए मोबाइल का एक बार डेटा ले लेते हैं और आपको फिर कई बार आपके फ़ोन पर आपके द्वारा सर्च की गई चीज़ों से संबंधित जानकारी भेजते रहते हैं। क्या होता है इंटरनेट पर इस तरीके से कि वो हमें फ्री में भेज रहे हैं? हमने तो एक बार ही सर्च किया था। उनको आपके इस तरीके से पूछे गए, सर्च किए गए सवालों को दिखा करके पैसा कमाते हैं। समझिए कैसे। आपने अपने फ़ोन पे जा कर के लिखा सेक्स क्या है, जैसे आपने गूगल खोला, उस पर लिखा सेक्स क्या है, तो सेक्स से संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। आप गूगल पे या जहाँ पे व्हाट्सएप पे कहीं पे भी गए, तो आपने जैसे ही अपने फ़ोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन इंटरनेट चालू करके चालू किया है, उस एप्लीकेशन को इंटरनेट की चालू होने की स्थिति के अंदर आपका सर्फिंग टाइम, जो आप इंटरनेट पर उस एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हैं, उसकी वजह से कमाई हो रही है। और बस आपका समय लेने के लिए उस एप्लीकेशन पे वो आपको इससे संबंधित गलत से गलत जानकारी दिखा रहे हैं और आप उसमें इंटरेस्ट लेते जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है शायद यही सही है। उससे एक से बढ़कर एक, आगे से आगे से एक, आगे से एक, आगे से एक जानकारी देते जाते हैं वो, लेकिन उसके अंदर आप इतनी गलत जगह पहुंच जाते हैं, कई बार आपके साथ अपराध भी हो जाता है। वहाँ पे इंटरनेट पर आपकी जानकारी स्टोर करी जा रही है। आपके फ़ोन की लोकेशन क्या चल रही है, आपके फ़ोन के अंदर कितने सारे फ़ोटो पड़े हैं, कितने सारे मैसेज पड़े हैं, वो आपसे हर चीज़ की परमिशन लेता जाता है। आप देते जाते हो जल्दीबाजी में और वो सारी चीज़ें देखता जाता है आपके फ़ोन में। आपसे इंटरनेट का भी पैसा कमा रहा है, आपसे फ़ोन की जानकारी भी ले ली निजी, वो भी वो सेल कर देते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तक सेल कर देते हैं परमिशन लेने के बाद। फिर आपको गलत जानकारी भी दिखा रहे हैं।
वो हर तरीके से फ़ायदे में है। कई बार वो मैंने इस तरीके के केस भी देखे हैं कि कई बार इंटरनेट पर जो इस तरीके की साइट्स होती है वहाँ से इस तरीके के गिरोह भी लोगों से संपर्क करते हैं कि क्या आप इस तरीके की सेक्स वीडियो में काम करना चाहेंगे या चाहेंगी, आपको इतने हज़ार रुपये का, इतने लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो कई सारे जो गरीब बच्चे हैं या गरीब स्थिति से गुजर रहे हैं या आर्थिक स्थिति से परेशान है या अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, वो उन गलत रास्तों पे चले जाते हैं वहाँ से। कई बार इस तरीके की जो पॉर्न फिल्म है जो किसी की किडनैपिंग करके या उस तरीके की बनाई जाती है वहाँ पर डाल दी जाती हैं, और जैसे ही आप उसको सर्च करके उसको खोलते हैं, अनजाने में आप किसी के घर की इज्जत को उड़ते हुए देख लेते हैं। आप अपराधी बन जाते हैं अनजाने में, न कि सिर्फ समाज की नज़र में, कानून की नज़र में, बल्कि ईश्वर की नज़र में भी। इसलिए इंटरनेट पे तो इस तरीके से गलत फैलाया जा रहा है। आसपास कैसे फैलाया जा रहा है? आसपास ऐसे फैलाया जा रहा है कि आप तो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको गलत जानकारी दे करके गलत लोगों में बैठा लिया जाता है। आपके पास पैसा है, या आपके पास सुंदरता है, या आपके पास शिक्षा है, या आपके पास ज्ञान है, या आपके पास जॉब है, वो सब दांव पे चली जाती है। आपकी प्रतिष्ठा है वो दांव पे चली जाती है। आप गलत लोगों के संगति का शिकार हो जाते हैं। हो सकता है वो आपका, फिर मैं आगे बताऊंगा क्या कर सकता है। वह जो चीज़ें हैं जिनकी जानकारियाँ हमें नहीं हैं, जो इंटरनेट पे गलत दिखाई गई, जो हमारे आसपास लोगों से हमने पूछी, जिनने हमें गलत बताई, वह दोस्त जिन पर हमने भरोसा किया उनसे गलत चीज़ें हमने जानी, ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पर जानकारी के अभाव के कारण, इस समाज, इस सोसाइटी के कारण कई सारी बच्चियों के साथ आप जान के हैरान रह जाएंगे, हर 3 सेकंड में एक बलात्कार हो रहा है पूरी दुनिया में, हर 3 सेकंड में। और हम समझ भी नहीं पाते हैं कैसे, हर 3 सेकंड में। मैंने बोला इतनी देर में एक हो चुका है कहीं ना कहीं पे। सोचिए पूरी दुनिया में कितना गंदा खेल चल रहा है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि इंटरनेट पे जो चीज़ हमने सर्च करी उससे संबंधित बार बार चीज़ हमें क्यों भेजी जा रही है। अब हम तो देख चुके हैं, अब हम नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भेज रहा है इंटरनेट। हमने जिससे एक बार पूछा था सेक्स क्या है, वो आकर के दूसरे दिन हमारे को फिर बताता है कि अरे देख इससे रिलेटेड वीडियो ये है, अरे देख इससे रिलेटेड ये है, अरे देख इससे संबंधित ये है। तो हम समझ ही नहीं पाते कि यार हमने तो एक बार पूछा था, लेकिन वो हमारे को बार बार क्यों दिखा रहा है। कई छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो पूछ तो लेते हैं, लेकिन फिर पूछने के बाद या उनके शरीर को गलत तरीके से छू लेने के बाद वो व्यक्ति समझ जाता है कि इसको पता ही नहीं है कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ या मैं इसको क्या बता रहा हूँ, तो हमारे से नज़दीकी बढ़ाने लग जाता है। हमारे मासूमियत को देख कर के भी कई बार लोग हमारे से नज़दीकी बढ़ाते हैं कि हम, जब वो समझ जाते हैं कि हम नहीं जानते चीज़ों को, हम नहीं समझते, हम बोले हैं, तो वो समझ जाते हैं मैं इसको कैसे भी उपयोग में ले सकता हूँ, मैं चाहूँ जो इसके साथ कर सकता हूँ। और यही चीज़ जो हम नहीं समझते, इसी की वजह से हमारे साथ गलत होता है। वो सकारात्मक सोच के साथ हमसे जुड़ रहा है या नकारात्मक सोच के साथ हम नहीं जानते, लेकिन हमारे साथ अब गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसी सोच का फ़ायदा उठाते हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और हमारे जो इन जिज्ञासाएं होती हैं इनका गलत उपयोग करते हैं, और इसी वजह से कई सारे बच्चों के साथ गलत भी हो रहा है। इसलिए दोस्तों जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं आपको अब बताता हूँ गुड टच और बैड टच। ये दोस्तों जान लेना बहुत ज़रूरी है कि गुड टच और बैड टच क्या है। दृष्टिहीन है, हम ब्लाइंड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दृष्टि क्षमता न होने के कारण हम लोगों को स्पर्श करके ही समझ पाते हैं दोस्तों। उन्हें महसूस करके हम उनकी क्या बनाते हैं, अपने मन मस्तिष्क में छवि बनाते हैं। पर लैंगिक विषय पर किसी व्यक्ति को छूना दो तरीके का होता है, गुड और बैड। गुड मतलब अच्छा और बैड मतलब बुरा। आपका छूना या आपका स्पर्श करना किस उद्देश्य से है, यह बहुत मायने रखता है। किस भावना से हो रहा है, इसे किसी को छूने से पहले भी यदि आप किसी व्यक्ति को छूने से पहले यदि उससे पूछ लेंगे कि क्या मैं आपको छू सकता हूँ या क्या मैं आपको छू सकती हूँ, और वो आपको सहजता से यदि अनुमति दे दे तो आप उसे छू लीजिए। आप उसके हाथ छू लीजिए। आप उसको चेहरे से भी छू सकते हैं, पर कब? छूने से पहले एक बार आप उसे पूछिए कि मैं आपके हाथ छूना चाहता हूँ, स्पर्श करके देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं देख नहीं सकती हूँ, और मैं आपको सिर्फ छू करके ही समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। आप उसे यह बात स्पष्ट तौर पे बता दीजिए। यदि वह आपको स्पर्श करने की अनुमति दे देते हैं तो आप फिर उन्हें हाथों से स्पर्श कीजिए, आप उन्हें छू सकते हैं। फिर आपका ऐसा करना एक सही कदम होगा, वह आपको गलत नहीं समझेंगे। और यदि आप बिना उनसे अनुमति लिए, बिना अपनी परेशानी बताए उनको छूते हैं, तो दोस्तों लैंगिकता के आधार पर, सेक्स के आधार पर यह बहुत गलत तरीका होता है। आपका उद्देश्य गलत नहीं है। हो सकता है आप गलत उद्देश्य से नहीं छू रहे, लेकिन आपने सामने वाले को जो छुआ है वह ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य किसी को नहीं छूता, क्योंकि जो लोग देख सकते हैं वह किसी को छूते नहीं हैं आसानी से। इसलिए आप में और जो व्यक्ति देख सकता है उसके अंदर ये थोड़ी सी अलग बात होती है। इसलिए आपको ये जो अलग बात है इसको अलग निकालने के लिए आप उससे उसकी इजाज़त लीजिए कि मैं क्या आपको छू सकता हूँ या छू सकती हूँ। अगर वो आपको अनुमति दे दें तो आप उसे छू सकते हैं। यदि आप उसके चेहरे को स्पर्श करके देखना चाहते हैं तब भी आप उससे पूछिए। आपका पूछना यह बताता है कि आप सामने वाले की अनुमति के बिना उसको नहीं छुएंगे। इससे वह आपके लिए मन में सम्मान की भावना रखेगा, आपको गलत नहीं समझेगा। और यदि आप उसकी इस स्थिति को नहीं समझते, उसे छू लेते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा आपको डांट दिया जाता है या सामने वाला आपको स्टूपिड या बदतमीज़ भी बोल देता है। झिझक हमारे पे एकदम से चिड़चिड़ा जाता है, झटक देता है हमारा हाथ, क्योंकि वो जानता ही नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसको तो लगता है पता नहीं क्यों हाथ पकड़ रहा है मेरा या हाथ पकड़ रही है मेरा। आप उसे बताएंगे तो वो समझेगा ना, उसके भी तो मजबूरी है, इसलिए आप उसे बताइए। अब मैं आपको बताऊं कि यदि आपने किसी से पूछा कि मैं आपको छू रहा हूँ या छू रही हूँ, मैं आपको छूना चाहता हूँ, छूना चाहती हूँ, और वो आपको अगर मना कर दे, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि वह आपको मना कर दे तो आप उसे पहले तो बिल्कुल भी ना छू ली, बिल्कुल भी मत छूजिए, उसे स्पर्श नहीं करना है ना। और कोशिश करें कि आप अपना करीबी दोस्त या सहपाठी या रिश्तेदार
उसको ज़रूर बुला लीजिए, अगर वो व्यक्ति अब आपसे बात करना चाहता है तो, क्योंकि वो फिर बीच में मीडिएटर बनेगा और उसकी उपस्थिति आपको सहजता महसूस करवाएगी, सुरक्षित महसूस करवाएगी, क्योंकि अब आप सामने वाले व्यक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे तो समझेंगे कैसे वो कैसा है। इसलिए 1 से 2 हो जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप असहज महसूस नहीं करेंगे। अब गुड टच और बैड टच के अंदर और आगे मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक पुरुष के शरीर पे लिंग होता है जो उसका प्रजनन तंत्र होता है, कि स्त्री के शरीर पर उसके स्तन होते हैं जो सहायक प्रजनन तंत्र होता है, उसका वेजाइना यानी उसकी योनि जो कि उसका प्रजनन तंत्र का मुख्य हिस्सा होता है। ये स्त्री पुरुष को अलग अलग करते हैं दोस्तों, है ना। और इनकी शारीरिक बनावट के अंदर भी यह जो अंग है, इन्हीं की वजह से एक स्त्री और एक पुरुष अलग अलग दिखता है और उनके व्यवहार भी, उनकी आवाज़ भी, उनका थोड़ा सा जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है। एक जो बच्ची और एक जो बच्चा होता है, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 8-9 साल का जो बच्चा है, 8-9 साल की जो बच्ची है, वह दोनों शारीरिक रूप से बिल्कुल सामान्य दिखेंगे, एक जैसे। लेकिन जब अपन 11-12 साल के लड़के को देखेंगे या लड़की को देखें तो दोनों के शरीर पे कुछ बदलाव हमारे को देखने को मिलते हैं। और यही बदलाव हम अगर 20-25 साल की उम्र के बच्चे के, लड़की के या लड़के के शरीर पे देखेंगे तो हमारे को उनके शरीर पे भी अलग अलग बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब वो धीरे धीरे परिपक्व होने की स्थिति में आ रहे हैं। अब हमारे शरीर पे ये जो प्रजनन अंग है, जनन अंग है, जो हमारा शरीर है, इसके ऊपर हमारे बड़े होने के साथ साथ अंगों की भी उत्तेजनाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे कि आपकी जो हथेली है, यदि मैं इसको छूता हूँ अपने हाथ से तो आप मेरे हथेली की त्वचा को स्पर्श करके समझ सकते हैं कि मेरा शरीर गर्म है या ठंडा, मेरा हाथ सख्त है या नरम। और मैं भी ये समझ सकता हूँ कि आपका शरीर कैसा गर्म है या ठंडा, या सख्त है या गर्म, आपका बर्ताव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। आप अपनी शक्ति से मेरे हाथ को पकड़ रहे हैं तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको मैं अधिक कठोरता से पकड़ रहा हूँ तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि मैं उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो रही मेरे सिर्फ हाथ से पकड़ने की बात। अब मैं हथेली से ऊपर अपनी कलाई पे आता हूँ या कंधे पर आता हूँ, तो यह धीरे धीरे जैसे ही मैं हाथ से हथेली से ऊपर जा रहा हूँ शरीर पर, तो आप अपने स्वयं के शरीर को छू करके देखिए दोस्तों। जैसे ही आप अपनी कलाई को छूते हैं तो आपको अलग तरीके का स्पर्श महसूस होगा। आप अपने कंधे को छू करके देखिए, उसको थोड़ा सा उंगलियों से रगड़ के देखिए, आपको अलग तरीके का महसूस होगा। अब आप अपने गले को छू करके देखिए, आपको गुलगुली महसूस होगी। आप अपनी कांख के नीचे छू करके देखिए, जिसको अंडर आर्म्स बोलते हैं, आपको वहाँ पे भी गुलगुली महसूस हो सकती है। आप अपने पेट को छू करके देखिए, हाथ फेर के देखिए, आपको अलग तरीके का महसूस होगा। आप अपने शरीर पर अपने स्तन को या अपने ब्रेस्ट को छू करके देखिए, आपको अलग तरीके का महसूस होगा। पुरुषों के भी शरीर पे स्तन होते हैं, लेकिन वह महिलाओं जैसे उभरे हुए नहीं होते, वह सपाट होते हैं। तो पुरुषों को भी अपने स्तनों के ऊपर उत्तेजना महसूस होती है और महिलाओं को भी होती है। तो आप अगर अपने स्तनों को छू करके देखेंगे तो आपको उसमें भी उत्तेजना जैसी चीज़ें महसूस होंगी। अब आप अपने कमर को छू करके देखिए, आप अपने जहाँ से बाथरूम करते हैं, इसी बाथरूम वाले हिस्से को बोलते हैं प्रजनन तंत्र। यह प्रजनन जो अंग है आपका, जो प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहीं से प्रजनन की प्रक्रिया होती है। यदि आप इसे छुएंगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना महसूस होगी। और इसे यदि आप छूते हैं तो उत्तेजना के कारण यह उत्तेजित होते हैं, यह अंग।
आप अपनी जांघ को छू करके देखिए, घुटने को छू के देखिए। अब आप सोचिए, जब आपने स्वयं के हाथ से स्वयं के शरीर को अलग अलग जगह पे छू करके देखा, तो उसको कैसी कैसी उत्तेजनाएं महसूस हुई हैं अलग तरीके की, है ना। अब आप ध्यान से सुने। यदि आप किसी के शरीर को, मैं विशेषकर दृष्टिहीन समूह से आने वाले लोगों के लिए ऑडियो तैयार कर रहा हूँ और उन्हें बता रहा हूँ कि जो विशेषकर दृष्टिहीन समूह से हैं और आप किसी शरीर को छू रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी के हाथ को और किसी के चेहरे को ही छुएं, केवल और केवल, वो भी उसकी अनुमति से। और कोशिश करें कि आप उसके हाथ को ही स्पर्श करें या कलाई को ही छुएं या चेहरे को ही। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के हाथ को स्पर्श करने की परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, लेकिन आप उसके पेट को छू रहे हैं या पैर को छू रहे हैं या उसके गले को छू रहे हैं या उसके वक्षस्थल या उसके चेस्ट को या उसके स्तनों को छू रहे हैं या उसके प्रजनन अंग, उसकी वेजाइना या उसके पेनिस के ऊपर हाथ रख रहे हैं बात करते समय, यह बहुत गलत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हाथ या चेहरे के अलावा किसी स्त्री पुरुष के इन अंगों को स्पर्श करते हैं, तो यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आता है और यह दर्शाता है कि आप एक गंदे इंसान हैं। अगर आपने अनजाने में भी छुआ है, तो आप सामने वाले से माफ़ी मांगिए और बोलिए कि आप मेरा ये हाथ पकड़ें, जिससे मैं आपके हाथ की स्थिति समझ सकूं आप कहाँ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर के अति संवेदनशील अंग कौन से हैं जिस पर हमें नहीं छूना चाहिए। हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा संवेदनशील अंग हैं, किसी पुरुष की बात करूँ तो उसके बेल्ट बांधने की जगह से लेकर के जितनी लंबाई उसके अंडरवियर की होती है, उतनी लंबाई तक की स्थान जहाँ पे उसका लिंग रहता है, यह स्थान हमें किसी का नहीं छूना चाहिए। यह अति संवेदनशील स्थान होता है। उससे नीचे उसकी जांघ, उसके पंजे, उसका चेस्ट, उसका कंधा, उसका मुंह, यह स्थान आते हैं। तीसरे स्थान पर उसके हाथ आते हैं। तो हमें किसी पुरुष का हाथ जो सबसे तीसरे स्थान पर आया है, जो सबसे कम संवेदनशील है, यही छूना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ किसी स्त्री की। यदि कोई स्त्री है तो उसका ब्रेस्ट, जो कि उसके शरीर के कंधे के निचले हिस्से में है, और उसका वेजाइना, जिसको बोलते हैं योनि, यह दो स्थान किसी स्त्री के सबसे संवेदनशील अंग होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी हमें नहीं छूना चाहिए। उसके बाद उसके शरीर की जांघ, पंजे, कंधे और उसका मुंह आता है, यह भी हमें नहीं छूना चाहिए। सिर्फ हाथ की हथेली तीसरे स्थान पर आती है, जो कि उसकी परमिशन से छुआ जा सकता है। दोस्तों, मैंने आपको अति संवेदनशील, कम संवेदनशील और तीसरे स्थान पर आने वाले अंगों में हाथ बताए। यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें तो बात सिर्फ हाथ से संपर्क करके ही करनी है। अति आवश्यक है तो चेहरे को उसकी इजाज़त से ही छुएं। किसी के कपड़े पकड़ के ना खींचें।
अक्सर हम लोग क्या करते हैं, छूते समय किसी के कपड़े आ जाते तो वो भी खींच देते हैं। ये गलत तरीका होता है। हमें नहीं पता हमारे कपड़े खींचने से सामने वाले का शरीर का कौन सा भाग दिख सकता है। आसपास लोग हम नहीं देख सकते, पर आसपास के लोग जो देख सकते हैं वह तो उसे देख सकते हैं ना, वह तो उसे गलत नज़र से देख सकते हैं। इसलिए कृपया किसी के कपड़ों को नहीं खींचे। तो दोस्तों, मैंने आपको स्पर्श करना, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और उस स्पर्श के अंदर भी हम यह समझे कि स्पर्श में अति संवेदनशील अंग कौन से हैं जो स्पर्श नहीं करने चाहिए किसी स्त्री और पुरुष के अंदर, उससे कम संवेदनशील कौन से हैं। और तीसरे स्थान पर जो हाथ आते हैं, वो हम जो छूते हैं वो कितने संवेदनशील है, हमने समझा। अब हमारे को ये समझना है कि ये जो छूना है ये गलत और सही कैसे पहचाना है ना। गुड और बैड टच जो बोला जाता है, यदि हम किसी की अनुमति लेकर के उसको छू रहे हैं, उसके हाथ को, उसके चेहरे को, तो ये तो गुड हुआ। और यदि हम उसके अति संवेदनशील अंगों पर हाथ रख रहे हैं, उसको बार बार छू रहे हैं, या हम बिना अनुमति लिए उसके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श की भावना और उद्देश्य गलत है, तो यह बैड टच हुआ। और जो गलत क्रियाएं होती हैं, जो गलत उद्देश्य से की जाती हैं, वो सिर्फ छूने के माध्यम से और करने का तरीके से ही हमें पता पड़ जाती है। जैसे आपको कोई गलत तरीके से छुएगा ना, तो आपसे पूछेगा नहीं, सीधे छू लेगा, और आप पूछोगे तो बोलेगा भी नहीं, या छुएगा तो बहुत शक्ति लगा करके छुएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, मजाक बनाएगा। तो हमारे को यह उसका उद्देश्य क्या है, उसकी भावना क्या है, उसका तरीका क्या है, इस पर ध्यान देना है। यह हुआ गुड टच और बैड टच दोस्तों। तो हमें गुड टच और बैड टच का इसमें बहुत ध्यान रखना है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हम जिंदगी में जिएंगे, तब तक हर उम्र में हमारे पर गुड टच और बैड टच लागू रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं। ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ छोटे बच्चों को समझाई जाने वाली बात है, या बड़े बच्चों को भी समझाई जाने वाली बात है कि आप बड़े हो रहे हैं तब भी आपको गुड टच और बैड टच की सावधानी बरतनी है। कई बार क्या होता है, जो लोग बड़े हो जाते हैं वो किसी के भी शरीर को कहीं पे भी छू लेते हैं और बोलते हैं वो तो बच्चों की बात थी, गुड टच बैड टच, अपन तो बड़े हो गए। लेकिन नहीं, संवेदनशील अंग तो अभी भी है ना आपके, है ना। तो आपको ये गुड टच और बैड टच वाली बात तो ताउम्र आपके साथ रखनी है। दूसरी बात कि आप कोशिश करें दूरी बनाए रखने की। जैसे जैसे आप बड़े हों, आप लोगों से कोशिश करें कि आप दूरी बनाना लग जाएं। वो छुए नहीं आपको ज़्यादातर, आप सिर्फ हाथ से हाथ मिला करके या हाथ से स्पर्श करके उनको छूने की, समझने की कोशिश करें। यदि किसी के साथ दुर्घटना हो गई है, वो बोल ही नहीं पा रहा, उस स्थिति में तो आप उसको छू करके उसको उपचार देने की भावना से, उसको सहायता देने की भावना से उसको छू सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर कोई सक्षम है, वो चाहता ही नहीं है कि आप उसको छुएं या आप उसको स्पर्श करें, आप उसको तब भी छू रहे हैं ज़बरदस्ती, बलपूर्वक चाहे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत तरीका आता है, बहुत गलत तरीका है दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, आप गलत दिशा में हैं, दिशा विहीन हो रहे हैं, संस्कारी तौर पर आप सही काम नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ों का गुड टच और बैड टच में ज़रूर ध्यान रखें। जिन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, जो अभी तक मैंने आपको बताई, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, गुड टच बैड टच पता नहीं है, उनको कपड़े कैसे पहनने हैं, स्त्री पुरुष के क्या क्या मन में सवाल हैं,
समाज में, इंटरनेट पर हमारे आसपास कैसे लोग हैं जिन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है ना दोस्तों, इसी की वजह से उनके साथ कई तरीके के गंभीर अपराध हो रहे हैं, उनका यौन शोषण किया जा रहा है, उनको मनचाहे तरीके से छू लिया जाता है। मतलब कि हम देख नहीं सकते, हमें पता नहीं कौन सा हाथ कहाँ से आएगा, हमें छू के कोई भी चला जाता है, हमारे शरीर को कोई भी छू के चला जाता है, हम पर गलत तरीके की बातें बोल दी जाती हैं, कोई भी बोल के चला जाता है, कुछ भी हम समझ ही नहीं पाते। हम पर शारीरिक संबंध, यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया जाता है, झूठी बातें बोल करके। कई बार तो ये भी बोल दिया जाता है कि फेल कर दूंगा, जॉब से निकाल दूंगा, खाना नहीं खिलाऊंगा, घर पे नहीं जाने दूंगा, पापा मम्मी से बात नहीं करने दूंगा या दूंगी। तो हम डर के मारे उनके साथ यौन संबंध बना लेते हैं या उनको अपने आप से खिलवाड़ करने देते हैं, अपने आप को छूने देते हैं। तो आप जागरूक रहेंगे कि ये मेरे संवेदनशील अंग हैं, यह मेरी निजता का संबंध है, ये मेरी निजी चीज़ें हैं, इसको किसी को नहीं छूने देना है, तो आप इससे बच सकेंगे, आपके साथ गलत व्यवहार होने से बच जाएगा। पर जिन लोगों को नहीं पता, उनके साथ तो गलत हो रहा है ना दोस्तों। कई बार ऐसा हो रहा है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉर्न फिल्म बनाने वाले गिरोह ये सीधे भोले भाले लोगों से संपर्क कर लेते हैं। हमारे आसपास कई तरीक़ा के किडनैप करने वाले गिरोह, लोगों की तस्करी करने वाले गिरोह, बच्चों को बेचने वाले गिरोह। जो गिरोह शब्द बोल रहा हूँ मैं, एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपराधिक काम करता है, उनको गिरोह बोलते हैं। तो यह लोग, हम सीधे साधे भोले भाले लोगों को तलाश कर लेते हैं और हमारे से बहुत अच्छे से दोस्ती करते हैं, इतना बहलाते हैं, इतना फुसलाते हैं। हमारे को बहलाना फुसलाने का मतलब भी समझना है कि हमारे को अपने ये लोग फेवर में ले लेते हैं। हम लोग इनकी सोच को सही समझने लग जाते हैं, इनकी बातों के अंदर अपनी दुनिया तलाशने लगते हैं, या हमारे से मिलते हैं, हमारे को अपने साथ पार्टी में लेकर के जाते हैं, हमारे को खुश रखने की झूठी कोशिशें करके दिखाते हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलता है ये हमारे साथ गलत काम कर देते हैं। जैसे इनको लगता है कि हाँ, आज मैं इसके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो हमारा शारीरिक शोषण, यौन शोषण, किसी भी तरीके का गंभीर अपराध कर देते हैं। इस तरीके के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे को के लिए जागरूक रहना है। मैंने आपको बताया था ना कि कोई व्यक्ति हमसे नज़दीकी क्यों बढ़ा रहा है, इस पे हमारे को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अजनबी व्यक्ति से हमारे को ज़्यादा अकेले या बार बार नहीं मिलना चाहिए। यदि आप किसी अजनबी व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं या अजनबी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, तो अपने किसी चित परिचित को साथ में लेकर के जाइए, उसे अपने घर पे बुलाइए, अपने माता पिता से मिलवाइए, उसका कार्यालय स्थल पता करें या उसका शैक्षणिक स्थान, वो कहाँ से पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पता करें, वो किस परिवार से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या कार्य करता है, पहले क्या करता था, करती थी, उसका वर्तमान का उद्देश्य क्या है, भविष्य में क्या करना चाहता है, उसकी मानसिकता कैसी है। तब जा कर के आप उस पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए। फिर भी आप उसके साथ यदि अधिक दूरी पर अकेले जा रहे हैं, तो अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्त को या अपने करीबी को बता करके जाएं कि मैं उसके साथ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अपनी लोकेशन शेयर करके जाएं, क्या पता वो रास्ते में आपके साथ कुछ गलत करके चला जाए। इसलिए आप इस तरीके के लोगों से सावधान रहें। मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ
यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो वातावरण है ये इस तरीके का है कि लड़कों से जल्दी लड़कियां बड़ी होती हैं। जितनी उम्र का 10 साल का लड़का होता है उतनी ही उम्र की 10 साल की लड़की भी है, लेकिन लड़की शरीर के तौर पे जो उत्तेजित होगी लड़के से ज़्यादा होगी। समझा मेरी बात को? ये रिसर्च की गई है कि जितनी उत्तेजना 10 साल के लड़के में होती है उससे कई ज़्यादा गुना 10 साल की लड़की में होती है। मैं उम्र का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी उम्र के ऊपर रिसर्च नहीं है, ऐसी उत्तेजना के ऊपर रिसर्च है कि पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों में उत्तेजना उत्पन्न होती है। शारीरिक उत्तेजना, यौन संबंध की उत्तेजना। इसलिए यदि आप किसी महिला को छू रहे हैं तो उसके संवेदनशील अंगों को नहीं छूना है। और यदि आप महिला हैं, मेरी बात सुन रही हैं, तो आप अपने शरीर के अंगों को छूने की अनुमति ना दीजिए हर किसी को, क्योंकि आप एक पुरुष से जल्दी उत्तेजित हो जाएंगी और आप उत्तेजना के बहाव में आ गए तो हार्मोन आपको उत्तेजित कर देंगे। जब हार्मोन तीव्रता पे होते हैं, उत्तेजित ज़्यादा होते हैं, तो हमारा दिमाग सही गलत का निर्णय बहुत मुश्किल से ले पाता है और उस स्थिति में हम जो दौर से गुजर जाते हैं वो हमारा यौन शोषण होता है। हम कई बार ऐसी गलतियां करके फिर समझते हैं अरे यार क्या हो गया, पछताते हैं फिर बाद में। जो व्यक्ति आपके इन शरीर के अंगों को छू रहा है वो तो दिमाग से समझदार है, पक्का है इस बात का कि वो जानता है कि आपके इस अंगों को छुएगा तो आपको उत्तेजित करेगा, इसलिए वो छू रहा है। लेकिन आप उसके बहाव में जाएं। यदि आपने शादी कर ली है, वो आपका पार्टनर है, तो आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए ऐसा करेंगे तो कोई कुछ गलत नहीं है। लेकिन यदि आपकी शादी ही नहीं हुई है, वो आपका सहकर्मी है, दोस्त है, या आप उसे जानते नहीं, फिर भी अगर वो आपके साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है तो ना करने दीजिए, क्योंकि फिर आप जिस स्थिति में आएंगे क्या पता आप आपको संभाल पाएँ या ना संभाल पाएँ, और उसका तो उद्देश्य पूरा हो जाएगा करने वाले का। फिर इसलिए आप अपने आप को संभालने के लिए अपने इस स्टडी का ध्यान रखें कि एक स्त्री हूँ मैं, तो मेरे को अपने शरीर पर किसी को छूने नहीं देना है। ठीक है? अब दोस्तों मैं आपको लैंगिक शिक्षा के अंदर ये चीज़ बताता हूँ कि आप कैसे एक अच्छे इंसान और बुरे इंसान का चयन कर सकते हैं। ये भी सीख होनी चाहिए हमारे को कि एक अच्छा इंसान और बुरा इंसान कैसा होता है, उसकी पहचान कैसी होती है, अच्छे दोस्त बुरे दोस्त कैसे होते हैं। जो हमारा हितैषी है, जो हमारा अच्छा चाहने वाला है, वो हमेशा हमारे लिए सही बात ही बताएगा, जो हमारे जीवन के लिए सुरक्षित होगी, जो हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित होगी। वो हमारी अगर कमजोरी जान भी जाएगा तो उसका मजाक नहीं बनाएगा, वो हमें अकेले में बताएगा। वो हमारी चीज़ों को जान करके हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा। यदि हमने कोई गलती कर भी दी है तो उस गलती को सुधारने का तरीका भी बताएगा और आपको उस गलती को नहीं दोहराने के लिए विवश भी करेगा, जिससे आप दोबारा से कोई गलत काम ना कर बैठे। ये तो हुआ सही इंसान। गलत इंसान कैसा होता है? गलत इंसान आपकी कमजोरी जान जाएगा, आपकी हर बात को जान जाएगा, आपके हर जगह से संबंध तोड़वाएगा, आपको अकेला भी कर देगा, आपको ब्लैकमेल भी करेगा, आपकी कमजोरियों का फ़ायदा भी उठाएगा, आपका मजाक भी बनाएगा, और तब भी वो अच्छा बना रहेगा। तो आप इस तरह के गलत लोगों से दूर रहें। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, कम से कम अपने भाई बहन और अपने माता पिता
इनसे तो अच्छे संबंध बना के रखने ही चाहिए दोस्तों। अपने माता पिता से आप जितना ज़्यादा खुल कर के बात करेंगे, जितनी ज़्यादा बातें शेयर करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आप अपने माता पिता का भी समय के अनुसार विकास करेंगे, वो भी आपको समय के अनुसार समझ पाएंगे। आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध विकसित हो पाएंगे। अपने भाई बहनों के बीच में बातें शेयर करेंगे, वो भी विकसित होंगे, वो भी समझेंगे, आप उनसे अच्छे संबंध विकसित कर पाएंगे। आप अपने दोस्तों को ज़िंदगी में चौथे या पाँचवें स्तर पर ही रखें कि हमें कोई भी बात शेयर करनी तो दोस्त तो चौथे पाँचवें स्तर पर आएंगे, लेकिन अपने माता पिता भाई बहन इनसे सबसे पहले शेयर करो। अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने माता पिता भाई बहन पे भरोसा करो, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा दोस्तों पे, अजनबियों पे भरोसा करते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं, अपने माता पिता को नहीं बताते, अपने भाई बहन को नहीं बताते। इस वजह से अपराध जब हो जाता है तो पता ही नहीं पड़ता कि चल क्या रहा था उसके साथ। माता पिता ही नहीं जानते हमारे बच्चे के साथ हो क्या रहा था, क्योंकि दोस्तों को तो बता के गया था, माता पिता बहन भाई को थोड़ी बता के गया था यहाँ गई थी। इसलिए हमें सबसे पहले माता पिता को बताएंगे तो माता पिता हमारे को सही दिशा बताएंगे। उनकी बात पे, उनके बताए गए रास्तों पे भी हमें भरोसा करना है। बताने के बाद जैसा हम अपने दोस्तों पे भरोसा करते हैं, वैसा माता पिता की बात पे या उनकी बताई गई सलाह पे भी हमें भरोसा करना चाहिए। ठीक है, हमें यह करना है। अब मैं आपको लैंगिक शिक्षा विषय के अंदर मोबाइल से संबंधित जो हम जानकारी उपयोग में लेते हैं, इस पर अपनाई जाने वाली सावधानी के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। हमारे समाज में, हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है। हमारे पास बच्चे से लेकर के बड़ा बूढ़ा ही क्यों ना हो, मोबाइल सब चलाना जानते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन तो अब ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। पानी का गिलास पास में हो ना हो, पर मोबाइल ज़रूर पास में होगा, है ना। तो दोस्तों, मोबाइल का उपयोग में लेते समय हमें कुछ ज़रूरी सावधानी और आसपास के माहौल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने फ़ोन के अंदर टॉक बैक या इनविजन जैसे सॉफ्टवेयर रखते हैं, जो कि हमारे को सहायक होते हैं कि हम फ़ोन को चला सकें। ऐप का उपयोग करते समय हम आइकन के बारे में सुनते हैं और उसको खोल के देखते हैं, लेकिन जब हम आइकन को सुन रहे होते हैं या आइकन को खोल के देखते हैं, तो उसके अंदर जो मैसेज आता है या जो वीडियो हमारे को दिखती है, जिसके बारे में हमारे को सॉफ्टवेयर पढ़ कर के सुनाता है, वो जानकारी हम भी सुनते हैं, लेकिन आसपास के लोग भी सुन रहे होते हैं। अगर वह जानकारी सही है, सकारात्मक है, तो हमारी छवि पर, हमारे मैसेज पर जो हम सुन रहे हैं उसको देख कर लोग हमें गलत नहीं समझते। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अब मान लीजिए आप तो नहीं चाहते थे कोई आपको सेक्स से संबंधित बात भेजे, आप महिलाओं के बीच में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार में, ट्रेन में, स्कूल में, क्लास में, मीटिंग में, और आपने फ़ोन खोल के देख लिया, मैसेज पढ़ लिया। मैसेज ज़ोर ज़ोर से बोल के बता रहा है सेक्स इस तरीके से किया जाना चाहिए, सेक्स के अंदर ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए, सेक्स करके उसको ऐसा लगा, सेक्स करके वैसा लगा। आप सोचिए, आसपास बैठी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, या बैठे हुए दूसरे पुरुषों को कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम नहीं जानते मैसेज किस तरीके का होगा। इसलिए आप मैसेजेस या वीडियो या इस तरीके की चीज़ें यदि पब्लिक प्लेस पे चला रहे हैं तो कम आवाज़ पे चलाएं, बहुत कम। अपने कान के पास लाके पहले सुन लें कि क्या चीज़ भेजी है इसने, क्या पता मेरी छवि को प्रभावित करने वाली चीज़ तो नहीं भेज दी है। जब आपको पता पड़ जाए कि भेजी गई जानकारी को मैं सामान्य स्तर पे सुन सकता हूँ, सामान्य आवाज़ के वॉल्यूम पे सुन सकता हूँ, तो सुन लीजिए, ये अच्छा तरीका होगा। दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि आप ईयरफोन लगा लें, फिर तो आप आराम से सुन सकते हैं, फिर आपको ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, और इसके अंदर एक और जो साइबर क्राइम हो रहा है मोबाइल के अंदर, आप लोगों को मैं बताऊं, आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर आइए कि एक व्यापारी था जोधपुर का,
उसको फ्रॉड लिंक भेजा गया, उसको बिजनेस करने का तरीका बताया गया, उसने उससे शुरुआती दौर में 25-30 हज़ार रुपये भी कमाए। लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तें ऐसी थी जिसके बारे में व्यापारी नहीं जानता था। उसको बताया गया कि अगर आप इस काम को टास्क को पूरा नहीं कर सकते तो आपको इतने रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो व्यापारी थोड़ा कहता लालच में आ गया। 48 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ है दोस्तों। अब आप तो बोलेंगे ये तो व्यापारी को पहले ही बता देता, अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, उसको फाइन भरना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, ऐसे बिजनेस होते ही नहीं है। अगर आप काम नहीं कर सकते तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको पाबंद नहीं किया जा सकता। आपको ये नहीं बोला जा सकता है कि आप इसका फाइन भरेंगे, वो किसी और से करवाएंगे उस काम का अगर सही कंपनी है तो। लेकिन फाइन आप किस बात का भरोगे भाई। तो इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं जो मोबाइल से, कंप्यूटर से हम जब जुड़े होते हैं टैबलेट से, तो हमारे को लिंक भेज करके हमारे साथ गलत उपयोग हो रहा है। ये तो सिर्फ मात्र उदाहरण था। मोबाइल से संबंधित कई ज़रूरी जानकारी है जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, सोशल साइट्स का, व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर अपनी भावनाएं लिख देते हैं, या अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, या अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, अपना स्टेटस लिख देते हैं, अपने परिवार की फ़ोटो लगा देते हैं, अपने भाई बहनों की फ़ोटो लगा देते हैं। लगाते हैं या नहीं, आप मेरे को स्वयं आंसर दीजिए। लगाते हैं ना। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, जब हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जो भी सोशल साइट हम उपयोग में ले रहे हैं, जहाँ पे हम ये सब चीज़ें डाल रहे हैं, वहाँ पे यदि अजनबी लोग जुड़े हुए हैं, हमने प्रोफाइल पे प्राइवेसी नहीं लगाई है, या जो अजनबी लोग उसे देख रहे होते हैं वो उसका गलत उपयोग करते हैं। अगर वो शातिर प्रवृत्ति के या क्रिमिनल टाइप के लोग हैं तो वो इसका गलत उपयोग करते हैं। वो आपकी फ़ोटो को कहीं बेच सकते हैं, फ़ोटो एडिट करके उसकी ब्लू फिल्म बना सकते हैं, आपके परिवार की जानकारी जुटा करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके भाई बहनों की जानकारी प्राप्त करके वो जान जाते हैं कि इसके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कैसा है, कौन क्या करता है। हो सकता है वो आपका पहले का दुश्मन हो, या आपका पीछा कर रहा हो, या आपसे रंजिश निकालना चाहता हो। वो आपको नहीं, आपके परिवार के व्यक्ति को देख कर उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपकी भावनाएं जान करके आपसे मनचाही बात निकलवा सकता है, आपकी स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए जब भी आप फ़ोन पर सोशल साइट चलाएं तो सबसे पहले तो प्रोफाइल को लॉक कर दीजिए। उसके अंदर महिलाओं के लिए मैं विशेषकर बोल रहा हूँ, अपनी फ़ोटो ना डालें। सोशल साइट पर अपनी फ़ोटो कभी भी साझा ना करें। अपनी भावनाएं सोशल साइट पे ना लिखें। अपने भाई बहनों की फ़ोटो ना डालें, जिससे आप इस तरीके के होने वाले अपराधों से बच सकें। क्या आप सोशल साइट पर अपनी प्रेजेंट लोकेशन सबको दिखाते हैं? मेरा पूछने का मतलब है, कई सारे लोग क्या करते हैं, कहीं से, जैसे आप मान लीजिए जयपुर रहते हैं, जयपुर से आप जोधपुर जा रहे हैं, तो कई सारे लोग अपना प्रेजेंट लोकेशन तक शेयर कर देते हैं सोशल साइट पे, या फिर स्टेटस लिख के डाल देंगे जयपुर टू जोधपुर। तो यह देख कर के जो व्यक्ति आपका पीछा करना चाह रहा है, या जो आपकी जानकारी जुटा रहा है, या आपराधिक प्रवृत्ति का है, वो जान जाता है आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। कई ऐसे आपराधिक मामले देखे गए हैं जिसके अंदर पीछा करने वाला व्यक्ति इसी जानकारियों को जुटा करके वारदात को अंजाम देता है। इसलिए आप सोशल साइट पर ना दिखाएं आप कहाँ जा रहे हैं। आप अपने घर वालों को बता के जा रहे हैं, काफ़ी है ना, दुनिया को क्यों बता रहे हैं। क्या आप अपना मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर सभी को दिखा रहे हैं, या उस पर प्राइवेसी लगाई हुई है? दोस्तों, मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि आजकल हम सबसे ज़्यादा शेयर हो रही है। चाहे व्हाट्सएप पे देख लो, चाहे फेसबुक पे देख लो, हर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कर लेता है। कोई भी आईडी बनाएगा, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। कहीं पे भी फॉर्म भरोगे, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। कहीं पे आप होटल वगैरह में जा रहे हो, वहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूरी है। आप कहीं रजिस्टर में अपने डेटा एंट्री करके आए हो प्रेजेंट्स की, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखवा लिए जाते हैं।
बैंक में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं आपके, यही मोबाइल नंबर जो आप हर जगह बांट रहे हैं, है ना। और आपके यही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में, वोटिंग कार्ड में है। कहाँ नहीं है आपके मोबाइल नंबर? ये मोबाइल नंबर आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे हैं, तो आपको जो व्यक्ति देख रहा है वो आपके फ़ोन नंबर निकाल लेगा, आपको कॉल करेगा, परेशान कर सकता है, गंदगी बातें, गंदगी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर ढूंढ के तलाश के भेज देगा। एक बार जो व्यक्ति आपका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेता है, उसका फेसबुक, उसका इंस्टाग्राम, उसकी सोशल मीडिया, उसको आपकी आईडी ऑटोमेटिक सर्च करके दिखा देती है कि आप कहाँ प्रेजेंट हो। मैं आपका एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल में मैंने सिर्फ फेसबुक डाल रखा है, उसमें ना तो कॉन्टैक्ट नंबर है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, और सिम लगा रखी है। सिम में भी कोई नंबर नहीं है। दूसरा मोबाइल रखता हूँ, उसके अंदर मैंने सारे कॉन्टैक्ट नंबर रख रखे हैं, सिम लगा रखी है। मैं अपने दूसरे वाले फ़ोन का नेट चालू करके उस फ़ोन का उपयोग कर रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ फेसबुक ही थी, उसमें फ़ोन नंबर नहीं थे ना। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जिस फ़ोन में फ़ोन नंबर थे, उस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में चलने वाली फेसबुक पे ऑटोमेटिक वो कॉन्टेक्ट दिखा रहा था मेरे को। फेसबुक पे उन लोगों की प्रोफाइल दिखा रहा था जो मैंने फ़ोन नंबर में सेव कर रखे थे। जैसे मान लीजिए मैं जितेंद्र मीणा जी एक उदाहरण दे रहा हूँ, उनको नहीं जानता वो फेसबुक पे है या नहीं, लेकिन मैंने अगर जितेंद्र मीणा जी के फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिए तो मेरी फेसबुक पे जितेंद्र मीणा जी कुछ दिनों के बाद दिख जाएंगे कि वो क्या वो फेसबुक पे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो वो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने वाकई में फेसबुक पे आईडी बना रखी है तो दिख जाएंगे। तो वो आपको तलाश करके इस तरीके से कॉल कर सकता है, आपका जिन्हें भी आपके तक पहुंच सकता है, आपसे संपर्क कर सकता है, या कोई क्रिमिनल है तो वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। ये फ़ोन नंबर आपके बैंक खाते से जुड़े हैं तो आपसे पैसे संबंधित भी वारदात की जा सकती है, साइबर क्राइम किया जा सकता है। ओटीपी चला जाएगा, आप नहीं जानते। ओटीपी अगर उसने निकाल लिया आपके फ़ोन से, आप नहीं देख सकते। पैसे से आप संबंधी आपको नुकसान पड़ सकता है, उठाया जा सकता है। इसलिए आप अपना फ़ोन नंबर ना दिखाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी किसी को ना बताएं। अगर कोई व्यक्ति आपका डेट ऑफ बर्थ जान रहा है, आपके पापा का नाम जान रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी खाते संबंधी, आपके आधार कार्ड संबंधी, पैन कार्ड संबंधी, भामाशाह कार्ड जो अपने राजस्थान के अंदर चलते हैं, इससे संबंधी आपकी जानकारी जुटा ले, निजी जानकारी निकाल ले, और आपको बैंक से या पैसे संबंधित कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। क्योंकि ये सभी जानकारियाँ डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पापा का नाम, परिवार का एड्रेस, इन चीज़ों से ही निकलता है। इसलिए दोस्तों, अपनी डेट ऑफ बर्थ फेसबुक पे दिखा रखी है, सोशल साइट पे दिखा रही है, उसे हाइड कर दो, ओनली मी कर दो। अपना फ़ोन नंबर हाइड करो, ओनली मी कर दो। अपनी लोकेशन शेयर नहीं करनी है, अपनी फ़ोटो शेयर नहीं करनी है, अपने भाई बहनों की, पत्नी की, रिश्तेदारों की फ़ोटो शेयर नहीं करनी है, अजनबी लोगों को ऐड नहीं करना है, अजनबी लोगों से बात भी नहीं करनी है। क्या आपने अपनी प्रोफाइल लॉक कर रखी है? अगर मेरा इतना बताने के बाद भी आपने अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं कर रखी तो अभी ही प्रोफाइल लॉक कर लीजिए। अब रही बात, मोबाइल पे ये सब तो आपने कर लिया, क्या आप अपना फ़ोन या अपनी आईडी या आईडी के पासवर्ड दूसरे लोगों को दे देते हैं? दोस्तों, ये जो आपका फ़ोन है ना, ये आपकी ज़िंदगी का स्टोरेज बैंक हो गया है। कई सारी भावनाएं, कई सारे लोग, कई सारे नंबर, कई सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। आप अपना फ़ोन दूसरों के हाथ में ना दें, इस बात का ध्यान रखें। दे रहे हैं तो उसमें पासवर्ड लगा के रखें जिससे वो आपकी ज़रूरी जानकारी ना निकाल सके। आप अपने फ़ोन को दूसरों के हाथ में देंगे तो आपका फ़ोन का दुरुपयोग कर सकता, हो सकता है आपके फ़ोन से किसी और के फ़ोन पे मैसेज कर दे, आपके फ़ोन से किसी को गाली बक दे करके वह आपसे लड़ने के लिए आ जाए, आपके फ़ोन से आपके फ़ोन की सारी निजी जानकारी निकाल ले जो आपकी स्वयं की थी, जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते थे। तो आप अपने फ़ोन से ध्यान रखें कि आपका फ़ोन किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो फ़ोन का उपयोग करते समय आपका इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, क्यूआर कोड, क्या आप इस बात को समझते हैं क्यूआर कोड क्या है? ये क्यूआर कोड
वर्तमान समय में हम लोग जैसे पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो वो क्यूआर कोड जो है ना, आपके पेटीएम का भी है, आपके व्हाट्सअप का भी है, आपके फेसबुक का भी है, हर सोशल साइट पे भी आने लग गया है। तो ये क्यूआर कोड अगर आपका किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर दिया, तो आपकी सारी जानकारी उस क्यूआर कोड जहाँ से लिया गया है उससे संबंधित सारी जानकारी वो निकाल लेगा, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। बहुत लंबे समय बाद आपको अगर पकड़ में आ गई बात तो आप पकड़ पाओगे, नहीं तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता कि मेरी आईडी जो मैं चला रहा हूँ वो कोई और भी चला रहा है बैठ करके। तो आप अपने क्यूआर कोड का ध्यान रखें, अपना फ़ोन किसी के हाथ में ना दें, तो आपका क्यूआर कोड नहीं ले पाएगा। मैं आपको एक और ज़रूरी जानकारी बताऊं दोस्तों कि वर्तमान समय में हम लोग पेटीएम का उपयोग कर रहे हैं या गूगल पे का उपयोग कर रहे हैं, जिस भी पेमेंट करने की एप्लीकेशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विशेषकर उस पर महिलाएं ध्यान रखें कि आप अपना नाम ओरिजिनल ना डालें, क्योंकि जब आप पेमेंट करती हैं तो आप पेमेंट करते समय आपका नाम आता है उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर किसने किया, और फ़ोन नंबर भी चला जाता है। तो हम नहीं जानते जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। अगर वो गंदा स्वभाव का हुआ, छेड़छाड़ करने वाला, बदतमीज़ लड़का या बदतमीज़ आदमी हुआ, तो हो सकता है हमारा पीछा करने लग जाए, हमारे फ़ोन नंबर आउट कर दे, नाम तो वो जान ही गया है। आपको गलत तरीके की बातों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपना फ़ोन नंबर पेटीएम वगैरह पे इस पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आप निक नेम डालो। निक नेम भी घर का मत डालो, ऐसे डाल दो जो सिर्फ आपने उसी के लिए डाल रखा है, काम चलाओ। भगवान का नाम डाल दो, किसी बुक का नाम डाल दो, लेकिन अपना ओरिजिनल नाम मत डालो। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़, आपकी सावधानी के लिए बता रहा हूँ। तो लैंगिक शिक्षा में मोबाइल का उपयोग मैंने आपको बताया, गुड टच बैड टच बताया, कई सारी जरूरी जानकारी, हार्मोन का प्रभाव, इंटरनेट, लैंगिक शिक्षा, जागरूकता, सुरक्षा, ये सब मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप काफ़ी सारी चीज़ समझ पाए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि पोस्को एक्ट ज़रूरी है आपको समझना, एक जे एक्ट है, ये भी है ज़रूरी समझना, जुवेनाइल जस्टिस जिसको बोलते हैं। दोस्तों, ये दोनों जो एक्ट हैं इसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट में जानकारी बता दूं कि यह दोनों एक्ट उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और 18 साल से ज़्यादा के हैं। यदि आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आपके लिए पोस्को एक्ट लागू होता है, और आप 18 साल से अंदर के तो आपके लिए जे एक्ट लागू होता है। इसमें जिस व्यक्ति के साथ गंभीर अपराध हो जाता है, या गंभीर नहीं, या सिर्फ छेड़छाड़ होती है, या उसको परेशान किया जाता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, शरीर को छू करके या मैसेज करके या गंदे फ़ोटो भेज के या गंदे मैसेज लिख करके या लेटर लिख करके, या उसके शरीर को छुआ जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसको कोई चीज़ बोली जाती है, उसके शरीर को शरीर के संवेदनशील अंगों को किसी लकड़ी से या किसी भी शरीर के अलावा किसी अन्य पेन, कॉपी, किसी भी धातु से या किसी भी चीज़ से छुआ जाता है, परेशान किया जाता है छू करके, तो वह इस कानून के अंदर कवर होते हैं, इन कानूनों के अंदर। और इनके अंदर जो धाराएं बनाई गई उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाती है। मैं आपको बूंदी ज़िले की बताता हूँ दोस्तों। बूंदी ज़िले के अंदर मेरी सोसाइटी ने जब पता किया तो पता पड़ा कि बूंदी का जो जेल है उसके अंदर 50% वह बच्चे हैं जिनको कानूनी जानकारी नहीं थी। उन लोगों ने कानूनी जानकारी के अभाव में शारीरिक संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बना लिए और भाग गए। और जब उनको माता पिता ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, तो जो भारत के संविधान के अंदर शादी की सही उम्र है 18 साल और 21 साल, 18 साल लड़की की, 21 साल लड़के की, वो उनने कवर ही नहीं करी थी, और वो कानूनी तौर पर परिपक्व भी नहीं थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए या शादी करने के लिए या लिव इन में रहने के लिए। तो उनको माता पिता ने पकड़ा और कानूनी धाराओं के लचीलेपन के कारण
लड़की तो हमेशा बच के निकल जाती है, लेकिन जो लड़के हैं बेचारे वो कानूनी धाराओं में, पोस्को एक्ट में फंसे हुए, कोई जेजे एक्ट में फंसा हुआ, वो कारागृह के अंदर, जेल के अंदर हैं मैक्सिमम अभी के मामले। बच्चों को जानकारी नहीं है, वो 18 साल से कम के हैं लेकिन भाग जाते हैं, 21 साल से कम के हैं भाग जाते हैं, शादी करने भाग जाते हैं पिक्चरों को देख करके, कोई स्टोरी पढ़ के, किसी ने कर लिया उसको देख कर, किसी ने सजेशन दे दिया उसको देख के। अरे भाई, शादी करने की सही उम्र है 18 साल लड़कियों के लिए, 21 साल लड़कों के लिए। और मैं आपको पर्सनली आपके भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह सजेशन दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप शादी या भागने जैसे डिसीजन लेने से पहले पहले सक्षम बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कुछ कमाएं, अच्छी शिक्षा ले लें, इतनी शिक्षा लें, कम से कम ग्रेजुएट हो जाए, मास्टर्स हो जाए, और भागे नहीं। आप संविधान पढ़ें, आपके कर्तव्य पढ़ें, आप अपने माता पिता को बताएं, यदि आप किसी को पसंद करते हैं या करती हैं, पहले तो आप कम से कम 24-25 साल के हो जाएं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने देखा है कि 18 और 21 साल के अंदर भी बच्चे परिपक्व नहीं होते। जब तक हम 24-25 साल के नहीं हो जाते ना, हमें कई सारी बातों का ध्यान ही नहीं होता कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए कम से कम 24-25 साल के होने का इंतज़ार करें दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है। और फिर आप यदि किसी को पसंद भी करते हैं या करती हैं, अपने माता पिता को बताएं, स्थिति को स्पष्ट करें, मिलवाएं। फिर अगर वो शादी करवा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाते हैं तो आप अब अपने पैरों पे सक्षम हैं, आप अपने संविधान का उपयोग करें, संविधान अधिकारों का। आपको संविधान में अधिकार मिले हुए हैं कि आप वयस्क हो चुके हैं और आप परिपक्व उम्र में हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, समाज से, कास्ट से या किसी जातिगत समूह से डर के। आप अपने अधिकारों का उपयोग करके दोनों अच्छे से जीवन बिता सकते हैं, अगर आपने अच्छे पार्टनर का चुनाव किया है तो। और लैंगिक शिक्षा, अनुशासन शिक्षा, जागरूकता, नियम, इसकी संवेदनशीलता, इनका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये शादी के साथ, शादी के पहले, शादी के बाद हमेशा ही रहेगा। और एक खुशहाल जीवन जिएं, सुरक्षित जीवन जिएं। मैंने आपको जो जानकारी साझा करी है, यह जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने काफ़ी स्टडीज़ करके, 3 साल के डेटा को देख करके, क्राइम को देख करके मैंने ये जानकारी तैयार करी है, जिससे कि मैं किसी सुनने वाले को या देखने वाले को जागरूक कर सकूं, संभावित अपराध से जागरूक कर सकूं, वो बच सके, सुरक्षित रह सके। आशा करता हूँ आपको यह ऑडियो सुन करके काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। मेरी सोसाइटी आगे भी इसी तरीके की चीज़ें तैयार करती रहेगी, यदि आपका हमारे को सहयोग मिलता रहेगा, आपका प्यार, आपका साथ हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद। मैं प्रवीण गोस्वामी आपके साथ। नमस्ते।